हेलो एंड वेलकम बैक टू चढ़वी सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई के सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू में मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नंबर 3 है, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक डिस्कस करेंगे। डिस्कशन डिटेल से होगा, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि कांग्रेस जब स्टैब्लिश हुआ था तो उस समय जो वायसराय था वो कौन सा था। ये वायसराय जो है वो पूछा जा रहा है। तो वायसराय देखो 58 से कहा जाता है। 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन के पास शासन चला गया था और उसके बाद जो है वो वायसराय कहा जाता था। तो उस समय डफरिन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी डफरिन। डफरिन का जो कार्यकाल रहा है वो 84 से 88 तक था, और आपको पता है कि कांग्रेस जो है स्टैब्लिश हुआ था वो 85 में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और डफरिन का वो कार्यकाल था। डफरिन ने कहा था कि ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का एक ग्रुप है, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का एक ग्रुप है। ठीक है, ये उसका स्टेटमेंट है, मजाक से कहा था उसने, कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो लाला लाजपत राय हैं, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की स्थापना जो है ना, वो डफरिन के दिमाग की उपज है, ताकि भारतीय जो असंतोष है ना, उसको बाहर निकाला जा सके। तो एक बस वो उसने एक सेफ्टी वाल का जो है वो तरीका खोजा, क्योंकि एक अंग्रेज ने ही मिलकर जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसको एस्टेब्लिश किया था। ए ओ ह्यूम आपको पता है। तो ये सेफ्टी वॉल का जो सिद्धांत है वो लाला लाजपत राय के द्वारा ही दिया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। लॉर्ड डफरिन जो था उस समय 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन था। तो 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, और इसी समय जो स्वदेशी आंदोलन वो भी चला था। ठीक है, उसके बाद जो आपको माउंट बेटन की बात करें तो वो 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तो उस समय लॉर्ड माउंट बेटन था। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, लॉर्ड हार्डिंग जो था वो 1910 से लेकर 1916 तक चला था। तो दिल्ली दरबार जो लगा था ना, दिल्ली दरबार 3 लगा है। तो उसमें से जो दिल्ली दरबार सबसे लास्ट वाला लगा था वो 1911 में लगा था। 1911 में सबसे लास्ट वाला जो दिल्ली दरबार लगा था, वो 1911 में लगा था। यहीं पे जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था, सेकंड जो था, उसने यहाँ पे बंगाल विभाजन को रद्द किया था, ये आपको पता भी होगा। और लॉर्ड कैनिंग जो नजर आ रहा है, ये 1857 के समय, जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय जो है गवर्नर जनरल था, और बाद में भारत का पहला वायसराय भी ये बना था। तो ये क्वेश्चन बस इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो अधिवेशन है वो कराची में हुआ था, जहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आपको जानना है। तो ये अधिवेशन कराची में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो है वो पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और यह जो अधिवेशन किस लिए महत्व रखता है, किस लिए इंपॉर्टेंट इसका क्या है, तो पहला इंपॉर्टेंट है कि गांधी इरविन पैक्ट जो है ना, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन जो पैक्ट है, उसको अनुमोदित यहीं किया गया था। ठीक है, उसको जो इफेक्ट में जो बोला जाता है ना कि हाँ एक्सेप्ट किए हैं, तो वो यहीं पे किया गया था, इसी अधिवेशन में किया गया था। और दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फंडामेंटल राइट को लेकर पहली बार यही बात हुई थी। पहली बार कांग्रेस ने माना था कि फंडामेंटल राइट जो है वो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव जो है वो डाला था। ठीक है, पहला तो फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट के साथ ही साथ राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, नेशनल इकोनॉमिक जो कार्यक्रम है, ठीक है, नेशनल इकोनॉमिक कार्यक्रम है, उस पे फोकस डाला था। तो ये आपको ध्यान रखना है। गांधी जी जो है इस अधिवेशन में जाते समय काले झंडे दिखाए जा रहे थे गांधी जी को, विरोध हो रहा था गांधी जी को। क्यों हो रहा था इस अधिवेशन में जाने से पहले गांधी जी को विरोध? क्योंकि कुछ ही दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सबको फांसी हुई थी, और ऐसा माना जाता था कि गांधी जी यदि चाहते तो वो फांसी रोकी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ये इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया। तो इसी को लेकर जो भी युवा वर्ग थे, जो क्रांतिकारी वर्ग थे, उनमें गांधी जी को लेकर बहुत बड़ा असंतोष था। इस कारण से गांधी जी ने उनसे बचने के लिए जो है वो पर्याप्त प्रयास ही नहीं किया था, ऐसा मानना था क्रांतिकारियों का। इसीलिए काले झंडे दिखाकर उनका विरोध यहाँ पे किया गया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात यहाँ से याद आपको रखनी है। हम बात करें कि ये जो मसौदा, जो ड्राफ्ट आप बोलते हो ना, ये जो फंडामेंटल राइट का ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था, मौलिक अधिकारों का जो प्रस्ताव जो इस अधिवेशन में तैयार किया गया था, वो किसने तैयार किया था? तो वो तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने वो तैयार किया था ड्राफ्ट, ये आपको ध्यान रखना है। इस समय गांधी जी जो थे
गांधी जो थे, गांधी का एक कथन था यहाँ पे, इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधी मर सकता है, लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। लेकिन जो गांधीवाद है, गांधी की जो फिलॉसफी है उसको गांधीवाद कहेंगे, गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। ठीक है, हमेशा जीवित रहेगा। और इस व्यक्ति की जो डेथ हुई है वो मर्डर ही हुआ है, तो आप समझ सकते हो। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और ये जो पटना आपको दिया हुआ है, पटना की बात करें तो पटना में दो अधिवेशन, पटना में जो अधिवेशन हुआ था वो 1912 में हुआ था, इसको हम बांकीपुर कहते हैं, बांकीपुर पटना का ही नाम था। तो ये पटना हो गया। और उसके बाद जो आप याद रखो कि गया में यदि बात करें, 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था। 1922 कहाँ हुआ था? तो गया, गया में अधिवेशन ये हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिहार में ये दो अधिवेशन 1912 और 1922 वाला हुआ था। वहां कहाँ हुआ मैंने बता दिया है, और बाकी इसका क्या प्रस्ताव था वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो याद रखिएगा, 1931 का कराची में होता, सरदार पटेल थे। मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव यहाँ रखा गया था। उसके बाद फंडामेंटल राइट हो गया। उसके बाद नेशनल इकोनॉमिक जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट किया गया था। गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी जो मिली थी, ठीक है, उसका जो अनुमोदन किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1906 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट भी है, इसकी अध्यक्षता पूछा जा रहा है आपसे, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने जो अधिवेशन जो है वो कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की इन्होंने अध्यक्षता की है, ये भी सवाल पूछा जाता है। 1905 में जब बंगाल विभाजन हो गया था, 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद जो स्वदेशी आंदोलन है वो बहुत तेजी से जोर पकड़ रहा था। तो स्वदेशी आंदोलन के जोर पकड़ने के बाद 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जहां पे नरम दल और गरम दल दोनों के बीच अध्यक्ष अध्यक्ष जो पद होता है, अध्यक्ष पद को लेकर झगड़े जो है वो होने लगे थे। और इसका समाधान निकालने के लिए, विवाद से बचने के लिए, दादा भाई नौरोजी जो थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो थे, उनको अध्यक्ष चुना लिया गया। क्योंकि उनका सम्मान ना दोनों लोग करते थे, नरम दल और गरम दल दोनों लोग करते थे। दोनों में के बीच जो विवाद था वो हो रहा था, वो स्वदेशी आंदोलनों को कैसे चलाया जाए इसको लेकर जो है वो होता था। यहाँ पे सबसे बड़ी अगर कोई घोषणा की बात हो, ऐतिहासिक घोषणा की बात हो जिसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे पहली बार जो है वो कांग्रेस के मंच से, वैसे तो स्वराज जो है उसका यूज ऑलरेडी दयानंद सरस्वती ने कर दिया था, लेकिन पहली बार, और उससे पहले शिवाजी ने कर दिया था, पहली बार यहाँ पे स्वराज का जो है वो शब्द कांग्रेस ने यूज किया। कांग्रेस ने यहाँ पे पहली बार, कांग्रेस के मंच से 1906 में ही स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, और इसे कहा गया कि ये कांग्रेस का टारगेट है, कांग्रेस का ये लक्ष्य है। तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का यहाँ पे यूज किया था। बाकी बीजी तिलक जो है वो कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे हैं, याद रखना है आपको। लाला लाजपत राय की बात करें तो 1920 का जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें वो थे, नॉर्मल अधिवेशन में नहीं। 1920 का कलकत्ता में विशेष अधिवेशन होता है, तो उस विशेष अधिवेशन में वो रहे थे। बाकी अरविंदो घोष जो है वो एक गरम दल के नेता है, और बाद में ये सन्यासी बन गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जो जो मैंने बताया वो आपको ध्यान रखना है। 1925 में कानपुर का अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? तो ये आपको पता है, भारत की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो सरोजिनी नायडू ही बनी थी। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, 1925 में सरोजिनी नायडू तो पहली महिला रही जो अध्यक्ष बनी। इससे पहले एनी बेसेंट जो है वो बनी थी, लेकिन भारतीय मूल की तो वो थी नहीं 1917 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस अधिवेशन में पहली बार जो है वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दिया था। तो ये अधिवेशन, ये जो अधिवेशन है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो हिंदी को जो है वो राष्ट्रभाषा के रूप में यूज करने को लेकर, राष्ट्रभाषा के रूप में यूज करने को लेकर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। लाला लाजपत राय 1920 का अधिवेशन मैंने बता दिया। सरदार पटेल 1931 का कराची अधिवेशन। मोतीलाल नेहरू जो है वो 2 बार आए थे, एक बार जो है वो 1919 में जो है वो अमृतसर अधिवेशन उसका, और दूसरा बार 1928 में कलकत्ता अधिवेशन, जहां पे नेहरू रिपोर्ट वो डालते हैं वो रहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया था
कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, इससे कोई मैटर नहीं करता, कोई किस जाति का है, कोई मैटर नहीं करता, सबके साथ इक्वलिटी से व्यवहार किया जाएगा। देयर शुड बी इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबको इक्वलिटी होनी चाहिए लॉ को लेकर। ये पहली बार कांग्रेस में जो है वो कब कहा गया था, तो यही कहा गया था 1931 का जो कराची का सेशन था वहीं पे। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से आंसर बनेगा। मौलिक अधिकारों की बात यहाँ पे हुई थी तो 1931 वाला में, तो यहीं पे ये भी चीजें जो है वो कहा गया था। इस प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि स्वतंत्र जो है ना, स्वतंत्र भारत में जो कानून होगा वो कानून के समक्ष जितने भी नागरिक होंगे, सारे नागरिक समान होंगे, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जाति हो या फिर लिंग, किसी भी जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब समान होंगे। तो इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई थी, महिलाओं के लिए समान अधिकार है उसकी बात की गई थी। वहां के यहाँ ही नहीं, इसके साथ ही साथ जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसकी भी यहाँ पे बात की गई थी। तो ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सेशंस है उनकी बात करें तो कलकत्ता का सेशन जो 1906 में हुआ था, यहाँ पे पहली बार स्वराज जो है शब्द यूज किया गया, अभी मैंने बताया। दादा भाई नौरोजी जो है वो अध्यक्ष थे इसके। बाकी लखनऊ पैक्ट तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता है, कांग्रेस लीग समझौता हुआ था, नरम गरम दल समझौता हुआ था, ठीक है। और 1919 का जो अधिवेशन है वो तो आपको पता ही है। 1919 का जो अधिवेशन है वो अमृतसर में हुआ था, ठीक। लेकिन 1919 जब यहाँ पे लाहौर लिखा हुआ है, इसका सीधा सा मतलब है कि ये 1919 ना, ये 1929 है। ये 1929 है क्योंकि 19 वाला तो अमृतसर में हुआ था, ये लाहौर बोल रहा है मतलब 29 वाला बोल रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, ए ओ ह्यूम। ये ओ ह्यूम जो है वो एलन ऑक्टेवियो ह्यूम कहा जाता है, वो ब्रिटिश सिविल सेवक थे, आईसीएस अधिकारी थे। उन्होंने भारतीय नेताओं को एक मंच पर लाने के लिए 1985 में इंडियन नेशनल यूनियन गठन किया था, इंडियन नेशनल यूनियन, और यही जो चीज है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था। अब ये बताओ कि किसके सलाह पर यह बना था? मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है किसके सलाह पर यह जो इंडियन नेशनल यूनियन था उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया था, नाम, ठीक है। बाद में इसका नाम जो है वो बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया। अब किसने सलाह दिया था करने की, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 1985 से 1906 तक जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे वो यही थे, ए ओ ह्यूम को ही रखा गया था। बाद में जब कांग्रेस और जो अंग्रेज हैं दोनों के बीच मतभेद होने लगे, कांग्रेस को जो अंग्रेज है उनको लगने लगा कि ये जो है वो सेफ्टी वॉल से ज्यादा जा रहा है, तब दोनों के बीच मतभेद जो है वो होने लगे। कांग्रेस के पिता के रूप में भी इसे जाना जाता है, ठीक है। ए ओ ह्यूम जो है वो भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं, ठीक है। भारतीय पक्षी विज्ञान है उसके जनक भी कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी भी कहे जाते हैं। और बाकी सलीम अली को भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले जो दिया हुआ है वो तो एक उदारवादी नेता है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया था उन्होंने 1905 में। एनी बेसेंट की बात करें तो 1917 में ये अध्यक्ष रही थी। और दादा भाई नौरोजी तो आपको पता ही है 3 बार अध्यक्ष रहे हैं और सह संस्थापक भी ये थे। तो आप मुझे याद रखिएगा, ये जो मैंने सलाह वाला बात पूछी ना, ये दादा भाई नौरोजी का ही सलाह था कि इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दो। तो बाकी सवाल ये पूछा जाता है ना कि एल एन ऑक्टेवियो ह्यूम जो है वो कहाँ का निवासी था, नागरिक कहाँ का था, सिटीजन कहाँ का था? तो ये स्कॉटलैंड का था, स्कॉटलैंड, ये स्कॉटिश था। लेकिन जो ब्रिटेन का आईसीएस होता है वो उसका ये अधिकारी था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? तो लाहौर। मैंने बहुत इसका डिटेल से डिस्कस किया है तो बार बार करने की आवश्यकता यहाँ पे है नहीं। हम और बात करें कि बंबई का जो अधिवेशन दिया हुआ है ये 1942 का अधिवेशन है, यहाँ पे भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो आया था। उसके बाद सूरत का जो अधिवेशन दिया हुआ है वो 1907 का अधिवेशन है, यहाँ पे सूरत विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल के बीच। बाकी 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था जहाँ पे समझौता हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा रहा है कि लखनऊ जो समझौता हुआ है वो किसके किसके बीच हुआ था? तो लखनऊ जो समझौता हुआ था वो अली ब्रदर नहीं, ब्रिटिश मुस्लिम नहीं, बिटवीन ऑल इंडिया कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, तो यस ये तो था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर होगा। 1906 का अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन जो है वो भारतीय इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट था।
लेकिन ये इंपॉर्टेंट इस कारण से भी था कि यहीं पे पाकिस्तान की नींव भी पड़ गई थी। यहीं पे पाकिस्तान की नींव भी पड़ी थी, क्योंकि पहली बार जो है यहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो था, पृथक निर्वाचक मंडल जो था, मुस्लिमों के लिए जो अलग निर्वाचक मंडल था, उसको पहली बार यहाँ पे जो कांग्रेस है उसने स्वीकार लिया था कि हाँ तुम्हारा अलग होगा। तो यहीं पे आप कह सकते हो कि पाकिस्तान की नींव लगी थी, नींव पड़ी थी ऑफिशियली के रूप में। बाकी तो पहले से ही हो गया था, जब से जो दोनों के बीच दरारें पैदा होने लगी थी, खास करके जब स्वतंत्रता आंदोलन में आप जो धार्मिक चीजों को समाहित करने लगे थे लोगों को जोड़ने के लिए, तो दरार तो वहीं से पैदा हो रहा था। बाकी ये सब जो दरारें हैं, बाकी ब्रिटिश इंडिया के जो ब्रिटिश जो लोग थे उनके द्वारा और ये दरारों को बढ़ाते चला गया था। ठीक है, इस समझौते में मेन भूमिका जो है वो किसने निभाई थी? तो एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो ये जो समझौता था, इस समझौते को कराने में बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, इन सब ने बहुत ज्यादा भूमिका जो है वो निभाई थी। सरोजनी नायडू जो है उसने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। सरोजनी नायडू जो है, सरोजनी नायडू ने जिन्ना को कहा था कि ये हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसके प्रतीक के उसका राजदूत है, अम्बेसडर है, अम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसका इसने कहा था। ठीक है, बाकी ये ध्यान रखना है, ये इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। बाद में जो लीग जो है वो इससे अलग भी हो जाता है, स्वतंत्रता की मांग में कांग्रेस का साथ देने का वादा करता है। यहाँ पे लीग बोलता है ना कि हम कांग्रेस को जो है वो साथ देंगे स्वतंत्रता आंदोलन में। बाकी ये जो है वो हमेशा, जो आप कह सकते हो कि लीग जो है वो हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए ही काम करते रहा है, और आगे चलकर पाकिस्तान की भी ये डिमांड करता है कि हमें सप्रेस किया जाएगा हमेशा। ठीक है, तो गांधी जी और अंग्रेज जो है ना, इनके बीच जो आप इरविन पैक्ट मान सकते हो, ऐसा तो कोई समझौता है था नहीं, तो इरविन पैक्ट आप रख लो। और अंग्रेजों और लीग के बीच की जो बात आ रही है, ब्रिटिश और मुस्लिम लीग के बीच जो कोई समझौता अगर हुआ था तो वो 1909 का हुआ था। मॉर्ले मिंटो जो सुधार था वो कह सकते हो, जहाँ पे जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मुस्लिम लीग को दिया गया था, और इसी सेपरेट इलेक्टोरेट को 1916 में कांग्रेस ने भी स्वीकार लिया था। इसके अध्यक्ष की बात करें इस अधिवेशन की, तो अंबिका चंद मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अंबिका चंद्र मजूमदार, एसी मजूमदार आपको याद रखना है। यहाँ पे नरम गल और गरम दल को भी मिलाया गया था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और कांग्रेस को किसके द्वारा मिलाया गया था? तो कांग्रेस को मुस्लिम लीग से मिलाया गया था, बाल गंगाधर तिलक, और मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनके द्वारा। तो बाकी याद रखना है आपको, यही सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो अपील्ड टू सेलिब्रेट द डे ऑफ पार्टीशन 16 अक्टूबर 1905। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस मनाने की बात कही थी? शोक दिवस, स्वतंत्रता दिवस, राखी दिवस या फिर पावन दिवस? तो इसको राखी दिवस के रूप में, एकता को लेकर, कि दोनों हम जो है सब में एकता है उसी को लेकर। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है वो प्रभावी हो गया था। 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल का पार्टीशन था, बंगाल विभाजन जो था, वो यहाँ पे प्रभावी हो गया था, मतलब लागू हो गया था, इफेक्ट में आ गया था, प्रभावी हो गया था। तो पूरे जो बंगाल है इसमें जो है वो शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। पूरा बंगाल जो है इस दिन कौन सा दिवस मनाया गया था? शोक दिवस। शोक दिवस के रूप में पूरा बंगाल में मनाया गया था, ध्यान रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यहीं पे जो है वो टैगोर जो थे ना, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता और भाईचारा होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने कहा था ना कि इस दिन को राखी दिवस के रूप में आप मनाओ। कभी भी आप जो है ना इसको शोक दिवस से कंफ्यूज मत करना, ये राखी दिवस के रूप में उन्होंने मनाने के लिए कहा था। यहाँ देखो, शब्द को हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चंस में आह्वान किया था, क्या किया था? अपील किया था। ठीक है, अपील किया था, शोक दिवस तो है ही, लेकिन इसी शोक दिवस के दिन राखी दिवस मनाने को बोला था, तो ये अपील किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। यह जो संदेश, यह जो राखी दिवस था, इसका सीधा सा मतलब था कि ये अंग्रेज को बताना था कि जो बंगाल की धरती है ना, उसको आप हिंदू और मुस्लिम करके बांट नहीं सकते हो। क्योंकि करजन का मेन तो उद्देश्य यही था कि बंगाल में सबसे ज्यादा जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम उनको डिवाइड कर देंगे, मुस्लिम और हिंदू को।
इसी कारण से किया गया था। लेकिन वे बंगाल के लोगों के दिलों को नहीं बांट सकते हैं, ऐसा जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर का सोचना था और कहना था। इसलिए हिंदू और मुस्लिमों में एक दूसरे को पीले धागे वाली राखी बांधी थी। येलो कलर का था, ऐसा तो सवाल ऐसे से ही पूछता है। येलो कलर का था, तो याद आपको रखना है। शोक दिवस जो है वो यह पूरे बंगाल में मनाया गया था। इस दिन जो है वो चूल्हे चूल्हे जो है वो नहीं जले थे। चूल्हा मतलब जो खाना जो जो आपका बनता है वो चूल्हा कहलाता है, तो चूल्हे नहीं जले थे। लेकिन टैगोर का विशिष्ट योगदान जो है वो उन्होंने आवाहन जो किया था वो राखी दिवस के लिए किया था। स्वतंत्रता दिवस है वो 1930 में 26 जनवरी को मनाया गया था। ठीक है, 1930 में 26 जनवरी को मनाया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट की मैं बात करूं तो टैगोर ने आमार सोनार बंगला जो गीत है, आमार सोनार बंगला जो गीत है वो टैगोर ने ही लिखा था। और यही गीत आगे आगे चलकर जब बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ तब उसका राष्ट्रगान भी बन गया था। वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। यह गीत जो है वो स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया था उस समय। आपको यह ध्यान रखना है ना कि 1937 में केवल और केवल वंदे मातरम का दो ही जो पैरा है ना उसी को एक्सेप्ट किया था कांग्रेस ने। और उसके बाद जो इसका जो पैरा था उसको छोड़ दिया गया था। इसमें टोटल 6 पैरा थे। इस बारे में मैंने काफी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है पिछले वीडियोस में, तो उनको देख लीजिएगा। बाकी यहाँ के लिए यही रखते हैं। वंदे मातरम जो है वो जो सन्यासी विद्रोह था आनंद मठ जो किताब है उसी से लिया गया है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी देखो, बंगाल विभाजन जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। बंगाल डिवीजन की मैं बात करता हूँ। डेट्स है वो याद रखनी है। ठीक है, डेट्स है वो याद रखनी है, बहुत ज्यादा डेट्स पूछी जाती हैं। पहला कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, तो 20 जुलाई 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुई अंग्रेजों के द्वारा कि हम जो है इसका विभाजन जो है वो करेंगे। तो 20 जुलाई आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, तो इस दिन इफेक्ट में आया। इफेक्ट में आया मतलब इसको जो है वो लागू कर दिया गया। विभाजन जो है वो यहाँ पे लागू कर दिया गया। विभाजन का दिन लागू हो गया कि इस दिन से ये इफेक्ट में आ गया, विभाजन हो गया। तीसरा डेट आपको याद रखना है कि स्वदेशी आंदोलन जो चला, स्वदेशी आंदोलन जो चला, तो ये जो स्वदेशी आंदोलन है वो किस डेट को चला ये पूछा जाता है। तो डेट्स आपको याद रखनी है। वो चला 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को। तो ये 3 डेट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से सवाल जो है वो पूछा जाता है। उसके बाद याद रखें कि एक और डेट मैं बताता हूं, 3 दिसंबर 1903। 3 दिसंबर 1903 ये पहला डेट है। 3 दिसंबर 1903 का। इस दिन क्या हुआ था, तो इस दिन ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश संसद में पहली बार कहा गया, पहली बार जो ये बोला जाता है ना कि ये ड्राफ्ट पेश करना, तो ब्रिटिश संसद में पहली बार ये जो बंगाल विभाजन का ड्राफ्ट था ना वो पेश किया गया था। तो 1903 में, 3 दिसंबर 1903 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बंगाल डिवीजन जो है वो दो पार्टों में हुआ था। पहली जो है वो पश्चिमी बंगाल कर दिया गया था और दूसरा जो है वो पूर्वी बंगाल कर दिया गया था। पश्चिमी बंगाल का कैपिटल जो है वो कलकत्ता रखा गया था और पूर्वी बंगाल का कैपिटल जो है वो ढाका कर दिया गया था। ठीक है, और पूर्वी जो बंगाल है वहां पे ईस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, इन दोनों को एक जगह रखा गया था। और पूर्वी बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो लेफ्टिनेंट ब्रूमफील्ड फुलर था। लेफ्टिनेंट ब्रूमफील्ड फुलर था, वो पूर्वी बंगाल का था। पश्चिमी बंगाल का कौन था, तो पश्चिमी बंगाल का एंड्रयू फ्रेजर था। एंड्रयू फ्रेजर था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एंड्रयू फ्रेजर। और पश्चिमी जो बंगाल है उसमें वेस्ट बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था। ये आपको याद रखना है। बाकी बहुत कुछ है वो जो बंगाल डिवीजन के बारे में जानने की आवश्यकता है। ठीक है, उस समय जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो उस समय ब्रिटिश किंग कौन था, सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश किंग जो है वो उस समय कौन था। तो ब्रिटिश किंग जो उस समय था वो एडवर्ड एडवर्ड सिक्स था। एडवर्ड सिक्स उस समय ब्रिटिश किंग था, तो ये याद रखिएगा।
एक एच डब्ल्यू नेविन्सन एक पत्रकार था, वो इसी बंगाल डिवीजन से ही रिलेटेड है। पत्रकार भी पूछा जाता है, तो एच डब्ल्यू नेविन्सन एक पत्रकार था, एक जर्नलिस्ट था, वो इसी से संबंधित है, एच डब्ल्यू नेविन्सन। एच डब्ल्यू नेविन्सन ने एक किताब लिखी है, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। इसकी एक बुक है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वो बुक है द न्यू स्पिरिट इन इंडिया, स्पिरिट इन इंडिया। तो यही याद रखिएगा, बाकी डिवीजन के लिए बहुत कुछ पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में डिवीजन जो है वो खत्म हो गया, नहीं, बहुत कुछ पढ़ना है। तो हम आगे कभी ऐसा मौका मिला तो हम डिवीजन को डिटेल से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि बंगाल का जो विभाजन है वो कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन जो है वो 1905 को हुआ, आपको पता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा आंसर होगा। बंगाल का विभाजन की घोषणा जो है वो 1905 जुलाई में हुई थी। ठीक है, वो जुलाई, और कौन सा जुलाई, तो 20 जुलाई हमने पीछे दिखाया है, 20 जुलाई को घोषणा हुई है। इफेक्ट हुआ 16 अक्टूबर को। 3 दिसंबर 1903 को ये पेश किया गया था। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड कर्जन इस समय वायसराय था। लॉर्ड कर्जन इस समय वायसराय था, याद रखना है। इस विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था। 1909 में मार्लेमेंटो सुधार आया था। मार्लेमेंटो सुधार 1909 में आया था, तो ध्यान आपको रखना होगा। बंगाल के विभाजन को रद्द जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय रहेगा, कभी कंफ्यूज करे एक दो में तो दो आपको याद रखना है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। दिसंबर 1911 में जो सम्राट था जॉर्ज पंचम और जो महारानी मैरी थी वो भारत आई थी, और उसके स्वागत में जो है वो दिल्ली दरबार लगा था। और यहीं पे जो दिल्ली दरबार था वहां पे तत्कालिक जो गवर्नर था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उसी ने सम्राट के समक्ष जो है वो दो घोषणाएं की थी दिल्ली दरबार में। पहला कि जो बंगाल विभाजन है, जो बंगाल डिवीजन है उसको खत्म कर दिया जाएगा, बंगाल को फिर से एक ही कर दिया गया। हालांकि बिहार और उड़ीसा को एक अलग अलग प्रांत के रूप में डिवाइड कर दिया गया था। बिहार उड़ीसा बंगाल एक साथ रख दिया गया था, ऐसे करके तो बिहार और उड़ीसा को इस समय जो है वो अलग कर दिया गया था। तो ये ध्यान रखना है। और राजधानी को चेंज कर दिया गया। दूसरी सबसे बड़ी घोषणा थी कि जो राजधानी थी उसको कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। ये इफेक्ट में कब आया, तो 1912 में इफेक्ट में आया था, 1912 में। अब इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे ये कि ये जो कलकत्ता राजधानी है वो कब बनाई गई थी। कलकत्ता जो राजधानी है वो कब बनाई गई थी, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, आप मुझे कमेंट में बताओगे। लॉर्ड कर्जन के समय डिवीजन हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और चेम्सफोर्ड जो है उसके समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वो 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय जो है वो था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, बाकी लॉर्ड कर्जन ना, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, कर्जन होगा, क्योंकि हार्डिंग तो विभाजन को खत्म करने में था। तो हमने जो कुछ है सब कुछ बता रखा है, और इम्पोर्टेंट आपके लिए जो भी आएगा मैं बताऊंगा। जैसे गोखले का कथन एक है कि गोखले ने जो कर्जन था, इस कर्जन का जो टेन्यूर था, उस कर्जन को गोखले ने तुलना किया था औरंगजेब से। औरंगजेब जो मुगल का है उससे तुलना किया था। कर्जन ने एक अच्छा भी काम किया था 1904 में, बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन उनमें से सबसे खराब उसका काम रहा था, एक काम ने उसके पूरे कैरियर को जो है वो भारत के लिए बर्बाद किया था। वो 1904 में उसने विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया था, ये उसके लिए एक इम्पोर्टेंट काम था। नेक्स्ट सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ हुआ था, तो बंगाल विभाजन के उद्देश्य से विरोध छेड़े गए आंदोलन के समय। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बनेगा। 7 अगस्त 1905 को जो कोलकाता का टाउन हॉल था वहां बैठक हुई, वहीं पे ये इसको जो है वो घोषित किया गया था, स्वदेशी आंदोलन या फिर बहिष्कार प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। जो भी इंग्लैंड से बनकर, जैसे मैनचेस्टर के कपड़े, लिवरपूल का नमक, इन सब का बहिष्कार किया गया। भारतीय जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उनका उपयोग करने को कहा गया जनता को, ठीक है। और प्रमुख नेता इसके बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पॉल, अरविंदो घोष, यही सबसे। और नारा जो मेन था वो वंदे मातरम का ही नारा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में नमक सत्याग्रह कहा जाता है। असहयोग आंदोलन 1920 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया था, याद आपको रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था, तो वो स्वदेशी आंदोलन। बार बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है।
ठीक है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन याद रखना है। अब ये जो आंदोलन है वो कहाँ किसने चलवाया था, हर जगह तो एक आदमी नहीं जा सकता ना, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट लोग थे। जैसे पुणे, पुणे और बंबई की बात करें तो पुणे और बंबई में बीजी तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे। पंजाब में बात करें तो पंजाब में पंजाब का शेर ही तो रहेगा ना, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, अजीत सिंह थे। ये दो पंजाब में थे। तीसरा यदि बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली जो है वहां पे सैयद हैदर रजा था, सैयद हैदर रजा था यहाँ पे। उसके बाद चौथा बात करें मद्रास में, और भी बहुत कुछ है लेकिन इतना ही जानो आप। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई थे, चिदम्बरम पिल्लई, आपको ये ध्यान रखना है। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। गदर जो आंदोलन है वो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा चलाया गया था। अनुशीलन समिति जो है वो एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय मुस्लिम लीग है वो उसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो 1906, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। कहाँ हुई थी, तो ढाका में, जो कि अब बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका के जो नवाब सलीमुल्लाह थे उनकी ही पहल पे यह किया गया था। सलीम मुल्ला, सलीमुल्लाह जो था उसी के पहल पे किया गया था। आगा खान जो है वो इसके प्रथम अस्थाई अध्यक्ष जो है वो बने थे। कौन था, आगा खां, आगा खां जो है वो प्रथम इसके जो है वो अध्यक्ष बने थे, अस्थाई अध्यक्ष जो है वो बने थे। और मोहसिन उल मुल्क जो था और वकार उल मुल्क जो था वो इसके सदस्य थे। तो ये दोनों सदस्यों के भी नाम आपको याद रखना है। मोहसिन, क्योंकि पूछा गया है, मोहसिन उल मुल्क। और दूसरा याद रखना है आपको, वकार उल मुल्क, वकार उल मुल्क। इसका उद्देश्य था कि मुस्लिम के राजनीतिक जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करना और ब्रिटिश राज के प्रति जो मुस्लिमों की वफादारी है उसको साबित करना। ठीक है, 1985 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। इसने इसका एक शिष्टमंडल था, इसको सपोर्ट किया था गांधी ने, ये याद रखना है, 1906 वाला। जो असहयोग आंदोलन के समय जो खिलाफत आंदोलन चला था ना उसको सपोर्ट किया था गांधी ने। मैं थोड़ा मिस्टेक कर रहा था। तो एक शिष्टमंडल इसका था, जो शिमला में गया था मिलने, वहाँ का जो शिमला जो था वहां पे लॉर्ड मिंटो से मिलने गया था पृथक निर्वाचक मंडल के लिए 1 अक्टूबर 1906 को। 1906 में ही पृथक निर्वाचक मंडल के लिए मिलने गया था एक शिष्टमंडल, और उसी के द्वारा 1909 में पार्लियामेंटो सुधार आता है और उसमें पृथक निर्वाचक मंडल जो है वो इनको दे दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा जो मुक्ति दिवस है वो कब मनाया गया था और किस लिए मनाया गया था, दोनों आपको जानना होगा। तो मुक्ति दिवस जो मनाया गया था वो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस जो है वो मनाया गया था। आखिर क्यों मनाया गया था ये भी आपको जानना है। ठीक है, 1937 में चुनाव लड़ा गया कांग्रेस के द्वारा, भारतीय जो है वो चुनाव में भारतीयों ने पार्टिसिपेट किया था। तो 1937 के जो चुनाव हुआ था उनके बाद कई जो प्रांत थे वहां पे कांग्रेस की सरकार बनी। एग्जैक्ट मैं बोलूं तो 5 जगह जो है वो बहुमत की सरकार आई थी और 3 जगह और सरकार बनी थी। तो टोटल 8 जगह इनकी सरकार जो है वो बनी थी। और बाकी 1937 में सरकार बनी। अब 1939 में वर्ल्ड वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 में हो गया। और इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भारत की बिना परमिशन के भारतीयों को अंग्रेजों के द्वारा शामिल कर दिया गया युद्ध में। इसी से लॉर्ड लिलिथगो उस समय वायसराय था, उसने बिना भारतीयों की सहमति के भारतीयों को युद्ध में शामिल कर दिया। इससे जो है वो कांग्रेस ने विरोध करने लगा इसका, और यहीं पे कांग्रेस ने जो है वो इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था, जो कैबिनेट था, कांग्रेस का जो कैबिनेट था वो उस कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया, सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। तो जैसे ही रेजिग्नेशन दे दिया इनकी सरकार खत्म। तो इसी दिन जब सरकार खत्म हुई ना, तो इसी दिन 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। इन्होंने खुश हुए थे, वो कांग्रेस के इस्तीफे से खुश हो गए मोहम्मद अली जिन्ना, और उन्हीं के आह्वान पे, उन्हीं के बोलने पे मुस्लिम लीग जो है वो डे ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति दिवस जो है वो 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। कि उन्हें जो है वो हिंदू राज्य से मुक्ति मिली है। क्या मिली है, तो उन्हें हिंदू राज्य से मुक्ति मिली है। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए पाकिस्तान।
एक ऐसा राज्य उन्हें चाहिए जहां पे मुस्लिमों का शासन हो, तो उन्हें हिंदू राज्य से मुक्ति मिली है। इस कारण से इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मुक्ति दिवस को सपोर्ट किसने किया था? इसको सपोर्ट किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर ने इसको सपोर्ट किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1940 का लाहौर अधिवेशन होता है। उस लाहौर अधिवेशन में 1940, बस याद रखिएगा, 1940 का लाहौर अधिवेशन होता है और इस लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था कि हमें एक अलग पाकिस्तान जो है वो चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको आप मुक्ति दिवस भी बोल सकते हो, इसको आप धन्यवाद दिवस भी कहा जाता है। बाकी क्वेश्चंस में धन्यवाद दिवस मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, लेकिन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। होम रूल लीग जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। तो एनी बेसेंट यहाँ ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट, ये जो है वो दो था। होम रूल लीग आंदोलन दो अलग अलग जो है वो स्टेब्लिशमेंट हुआ था। पहला और दूसरा की बात करते हैं, दोनों पूछा जाता है। पहला जो था वो बीजी तिलक का था, बाल गंगाधर तिलक का था, और दूसरा जो था वो एनी बेसेंट का था, एनी बेसेंट का था। सबसे पहले किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है वो किया था अप्रैल में, अप्रैल 1916 में किया था बाल गंगाधर तिलक ने। और एनी बेसेंट जो किया था, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किया था। तो पहले किसने किया? तो पहले बीजी तिलक ने ही किया था। ठीक है, कहाँ किया? तो बीजी तिलक ने जो किया था वो किया था बेलगांव में, वो किया था बेलगांव में और पुणे में। ठीक है, तो बेलगांव और पुणे में अपनी जो होम रूल लीग है उसको स्थापित किया था। इसके एरिया की हम बात करें तो इनका एरिया जो कहाँ था? तो महाराष्ट्र था, कर्नाटका था, कर्नाटका था, इनका क्षेत्र पूरा था, यही सब। ठीक है, वहीं एनी बेसेंट की हम बात करें तो इन्होंने मद्रास में स्टैब्लिश किया था इसको। मद्रास का एक एरिया था अड्यार, अड्यार में ही इसको स्टैब्लिश उन्होंने किया था और अपनी अखिल भारतीय होम रूल लीग की शुरुआत यहाँ पे की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मद्रास में किसने की थी ऐसा कभी पूछा जाए तो एनी बेसेंट, और बेलगांव में किसने की थी? तो बीजी तिलक। दोनों आपको याद रखना है, कोई भी पूछा जा सकता है। यह जो आंदोलन है वो कहाँ से प्रेरित था? भारत का तो था नहीं, ये कहाँ से प्रेरित था होम रूल? तो ये आयरलैंड से प्रेरित था। आयरलैंड में ऐसा ही आंदोलन हुआ था, तो उसी से ये प्रेरित था। आयरलैंड के जो होम रूल आंदोलन है, जो कि रेडमंड के द्वारा आयरलैंड में चला था, उसी से ये प्रेरित है। इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर, देखो ये याद रखना है हमेशा, यहाँ पे स्वराज की बात थी ही नहीं, यहाँ पे था सेल्फ गवर्नमेंट की बात, सेल्फ गवर्नमेंट की बात। लेकिन याद ये रखना है कि वो सेल्फ गवर्नमेंट जो है ना, वो ब्रिटिश के अंदर ही, ये ब्रिटेन होगा और इस ब्रिटेन के अंदर हमारा सेल्फ गवर्नमेंट होगा। जैसे कि इंडिया है, इंडिया के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट होती है ना स्टेट्स की, तो वो हो गया। या फिर आप जो है वो अमेरिका का एग्जांपल लो तो वो ज्यादा सूट करेगा। ये ध्यान आपको रखना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में बन रहा था वो मैंने आपको बताया है। बाकी बहुत कुछ इस बारे में पढ़ना है, तो एक ही क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं जाना जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है कि होम रूल लीग आंदोलन जो है वो किसने प्रारंभ किया था? तो बीजी तिलक और एनी बेसेंट ने। तो तिलक और एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। अलग अलग था दोनों, दोनों का जगह भी मैंने बता दिया है, दोनों का उद्देश्य भी मैंने बता दिया है कि क्या था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है वो इन्होंने एनी बेसेंट की जो लीग थी ना उसमें एक कार्यकर्ता के रूप में भाग लिया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने पार्टिसिपेट किया था एनी बेसेंट वाले में, जवाहरलाल नेहरू ने पार्टिसिपेट किया था, ये ध्यान आपको रखना है। महात्मा गांधी की बात करें तो उन्होंने होम रूल लीग की सदस्यता तो नहीं ली थी, लेकिन 1920 में वो इसके अध्यक्ष बने थे और इसका नाम बदलकर उन्होंने स्वराज सभा कर दिया था। होम रूल लीग है ना, इसमें 1920 में गांधी ने पार्टिसिपेट किया। बहुत बोलने पर गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आप देखा कि मेरा नाम तो बनेगा नहीं, तो मेरा नाम कैसे बनेगा? तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। तो उसका नाम उसने स्वराज सभा कर दिया, स्वराज सभा कर दिया कि मेरा नाम तो कम से कम बन जाए ना। नाम का बहुत प्रेमी था यह व्यक्ति, तो ये आपको ध्यान रखना है। बीजी तिलक के द्वारा मराठा और केसरी जो है वो लाया गया था और इसी के माध्यम से जो है इन्होंने इस आंदोलन का प्रचार करते थे। वो मराठा जो था वो अंग्रेजी में था और केसरी जो था वो मराठी भाषा में लिखी गई थी। उसी तरह से जो एनी बेसेंट है उन्होंने भी दो पत्रिकाएं हैं वो निकालते थे। उनका पहला जो था वो कॉमनवेल्थ था और दूसरा जो है वो न्यू इंडिया था, न्यू इंडिया था। यंग इंडिया गांधी की है और न्यू इंडिया इनकी है, याद आपको रखना है।
ध्यान ये रखना है कि वेलेंटाइन चिरोल, आप सीधा ध्यान रखो, वेलेंटाइन चिरोल है, उसने कहा था कि जो तिलक है ना, भारतीय अशांति का यदि कोई जनक है, भारत में जो अशांति अभी चल रही है उसके लिए एक पूछा गया कि क्या क्या रीजन क्या है, ब्रिटिश संसद ने जब पूछा तो उस पर जो स्टडी हुई, और उसके बाद वेलेंटाइन चिरोली अनरेस्ट इंडिया नाम से एक किताब इसने लिखी थी, अनरेस्ट इंडिया, अनरेस्ट इंडिया। और इसमें उन्होंने कहा कि जो भारत में अशांति है इसका दो ही रीजन है। यदि व्यक्तिगत रूप से मैं बात करूं तो बीजी तिलक है, बाल गंगाधर तिलक जो है वो भारतीय अशांति का जनक है। और मैं संगठन के रूप में बात करूं तो संगठन के रूप में आर्य समाज है, आर्य समाज है। ठीक है, दयानंद सरस्वती के बाद द्वारा जो एस्टेब्लिश किया गया था वो है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि नौजवान भारत जो है वो सभा किसके द्वारा स्टैब्लिश किया था, तो ये भगत सिंह 1925, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। भगत सिंह 1925 नहीं, 1926 लिखो, मार्च 1926, मार्च 1926 में ये जो है वो भगत सिंह के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था नौजवान सभा, नौजवान भारत सभा बोलो, नौजवान सभा बोलो। ठीक है, इसके गठन में भगवती चरण बोहरा, जो बम फिलॉसफी को लेकर उनकी एक किताब भी थी भगवती चरण बोहरा की, उसके साथ ही साथ सुखदेव जो है उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसके पहले जो है वो अध्यक्ष जो है वो कौन थे, तो रामकृष्ण, और पहले जो सचिव कौन थे, तो वो भगत सिंह। ठीक है, तो अध्यक्ष इसके पहले कौन थे, अध्यक्ष जो थे वो रामकृष्ण थे, रामकृष्ण। और इसके पहले जो सचिव थे वो कौन थे, उसके पहले जो सचिव थे वो कौन थे, तो इसके पहले सचिव जो थे वो भगत सिंह थे, भगत सिंह याद आपको रखना है। और भगवती चरण बोहरा और सुखदेव इसके सदस्य थे, महत्वपूर्ण सदस्य थे। इसका रोल क्या था, तो इसका रोल था कि देश के युवाओं में जो देशभक्ति की भावना है उसको जगाना, मजदूर और किसानों को संगठित करना, उसी के साथ साथ एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना। ये हमेशा मार्क्सवादियों को लेकर चलते थे, तो हमेशा ये यूनियन की बात करेंगे, यूनियन की बात हमेशा करेंगे। भारत को भी वो एक यूनियन की तरह देखना चाहते थे, तो एक समाजवादी गणतंत्र की तरह, रिपब्लिक की तरह भारत को देखना चाहते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो विचारधारा थी भगत सिंह की वो समाजवादी विचारधारा पे वो थे। ठीक है, गदर पार्टी की जो स्थापना है वो लाला हरदयाल ने की थी। जो हरदयाल सिंह है इन्होंने गदर पार्टी जो है उसको एस्टेब्लिश किया था सैन फ्रांसिस्को में। उसके बाद जो सचिन सान्याल आपको दिख रहा है, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसको स्टैब्लिश किया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को सचिंद्र सान्याल ने। और यही जो है वो आगे चलकर 1928 में भी, ये तो 1924 की बात है, आगे चलकर 28 में भी यही संगठन जो है वो फिर से जो है वो बनता है। उस सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। बाकी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनाया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलिप स्प्रिट नाम के अंग्रेज जो थे उन पर मुकदमा जो है वो चलाया गया था। फिलिप स्प्रिट, फिलिप स्प्रिट नाम का अंग्रेज था, उस पर किस कारण से मुकदमा चलाया गया था, उस स्प्रिट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चलाया गया था। तो इस पर मेरठ षड्यंत्र जो केस है उसमें मुकदमा चला था, मेरठ कॉन्स्पिरेंसी जो केस है इसमें चला था फिलिप स्प्रिट पे। मामला क्या था, मेरठ षड्यंत्र जो केस है वो मामला है 1929 का, 1929 का यह मामला है। यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो बढ़ रहा था समाजवाद, जो कम्युनिस्ट बढ़ रहा था और मजदूर आंदोलन जो बढ़ रहा था, इन सबको कुचलने के लिए 31 जो श्रमिक नेता थे, 31 जो लेबर लीडर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था 1929 में। ठीक है, इसमें कोई अंग्रेज अंग्रेज आरोपी भी थे, तो इसमें ब्रिटिश कम्युनिस्ट भी शामिल थे, ब्रिटेन के जो भी कम्युनिस्ट लोग हैं। ठीक है, जो भी कम्युनिस्ट ब्रिटेन के लोग हैं वो भी शामिल थे। और इनमें 3 कम्युनिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी में सबसे ज्यादा जो आपका सवाल जो पूछा गया है वो कौन थे, तो वो फिलिप, फिलिप स्प्रेट थे। कैसा व्यक्ति था, तो कम्युनिस्ट था। दूसरा जो था वो बेन ब्रैडली था, बेन ब्रैडली, बेन ब्रैडली था, ये भी कम्युनिस्ट था। और तीसरा जो था वो लेस्टर हचिंसन था, लेस्टर हचिंसन। तो ये 3 अंग्रेज था जिसको मेरठ षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था। उन 31 जो लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन 31 में ये भी 3 शामिल थे, फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रेडर्स, लेस्टर ई एच, लेस्टर लेस्टर हचिंसन, ई नहीं लेस्टर हचिंसन थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनको सरकार को उखाड़ फेंकने का
साजिश चलाने के लिए आरोप जो है वो चला था। तो ये तीनों का नाम आपको याद रखना है। यह जो है वो बहुत चर्चित मुकदमा रहा था और इसमें कम्युनिस्ट जो विचारधारा के जो पूरे भारत में पूरे जो लोग थे वो प्रसिद्धि में आए थे। कई सारे जो लोग थे कम्युनिस्ट विचारधारा के अलग-अलग देशों में, उन्होंने भी इसको जो है इस आंदोलन को सपोर्ट किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो ये जो मेरठ केस चला था, इसमें बचाव पक्ष में कौन-कौन आया था? इसमें लोगों का बचाव करने के लिए कौन-कौन आया था? तो इसमें बचाव करने के लिए जो है जवाहरलाल नेहरू आए थे। ठीक है? उसके बाद एमएन अंसारी आए थे, एमए अंसारी बचाव में आए थे। उसके बाद जो है वो एमसी छगाला जो है वो बचाव में आए थे, एमसी छागला। ये सब जो है वो मेरठ केस के आरोपी जो थे, उनको बचाव में ये लोग आए थे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। लाहौर षड्यंत्र की बात करें तो जो लाहौर षड्यंत्र है, वो उसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव है, इन तीनों को सैंडर्स की हत्या करने के लिए आरोपी पाया गया था और वो जो है वो फांसी दी गई थी। कानपुर केस जो है वो 1924 का है। कानपुर षड्यंत्र जो है वो 1924 का है और इसमें एस ए डांगे, एस ए डांगे और उसी के साथ साथ एक और जो व्यक्ति है मुजफ्फर अहमद, इन दोनों पर, ये जो कम्युनिस्ट लोग थे इन दोनों पर ये चला था। बाकी जो चटगांव षड्यंत्र जो केस है वो सूर्यसेन पर चला था। सूर्यसेन, ये जो बांग्लादेश है वहां पे चला था चटगांव षड्यंत्र। सूर्यसेन जो चटगांव जो सत्रागार था उसको इसने लूटा था, इन्होंने लूटा था। मास्टर डा भी इनको कहा जाता है, 1930 में लूटा था। तो चटगांव षड्यंत्र 1930 का है। तो सब आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो आप लाला हरदयाल को लेकर चलो अभी के लिए। लाला हरदयाल कहीं है? तो लाला हरदयाल आपको नहीं मिल रहा है कहीं पे, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। लाला लाजपत राय नहीं, लाला हरदयाल होगा। ठीक है, लाला हरदयाल होगा, ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो लाला हरदयाल थे। तो ऑप्शन याद रखना है। गदर पार्टी की स्थापना जो है वो कब हुई? तो मैं बता रहा हूं आपको, 1913 को हुई। 1913 को लाला हरदयाल के द्वारा ये किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसको जो अध्यक्ष है वो कौन थे? तो सोहन सिंह इसके अध्यक्ष थे। सोहन सिंह जो है वो इसके अध्यक्ष थे। सोहन सिंह भाखना जो है वो पूरा नाम है। वहां पे ये हुआ था तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में ये हुआ था, अमेरिका में हुआ था। इसका मेन उद्देश्य था कि भारत को ब्रिटिश शासन के जो भारत में जो ब्रिटिश शासन है उससे सशस्त्र क्रांति के द्वारा मुक्त करवाना, मतलब लड़ाई करके क्रांति करवा के। इनके द्वारा एक पत्रिका छपती थी जिसको गदर पत्रिका बोलते थे। गदर पत्रिका जो है वो छपती थी। ये कैसी पत्रिका थी? तो ये वीकली छपती थी, साप्ताहिक थी। ये भी पूछा गया है एग्जाम में। तो ये किस किस लैंग्वेज में छपती थी ये भी पूछा गया है एग्जाम में। लैंग्वेज इसका था गुरुमुखी। गुरुमुखी जो पंजाबी की लिपि होती है, गुरुमुखी, गुरुमुखी में छपी थी। ये जो है वो उर्दू में छपी थी, उर्दू में छपी थी। ये जो है वो हिंदी में छपी थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इंग्लिश में तो छपती ही थी। तो आपको ये ध्यान रखना है। लाला हरदयाल थे, ना कि जो है वो लाजपत राय, वो मिस्टेक है। लाला लाजपत राय जो थे, यदि मैं बात करूं तो वो अमेरिका गए तो थे, लेकिन होम रूल ऑफ अमेरिका जो 1917 है उनसे वो जुड़े हुए थे। लेकिन गदर पार्टी से वो किसी तरह से संबंधित नहीं है, तो वो टाइपिंग मिस्टेक है। सरदार अजीत सिंह की बात करें तो भगत सिंह के चाचा थे और पगड़ी संभाल जट आंदोलन उससे संबंधित है। सरदार अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे और इनका आंदोलन कौन सा था? तो पता नहीं, पूछा तो नहीं है अभी तक कभी, लेकिन याद रख लो, संभाल पगड़ी संभाल जट्टा, इनका आंदोलन था, पगड़ी संभाल जट्टा। तो ये याद रखना है। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना अध्यक्ष थे और 1913 में एस्टेब्लिश हुआ था। जो इनका हेडक्वार्टर कहाँ था ये भी पूछ लिया जाता है। तो इनका हेडक्वार्टर जो था वो सैन फ्रांसिस्को में ही था। कहाँ पे? तो युगांतर आश्रम में। आश्रम का क्या नाम था? युगांतर आश्रम। युगांतर आश्रम, ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1926 में नौजवान सभा किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? तो अभी मैंने बताया भगत सिंह के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, भगत सिंह के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। और जो बाद में ये इसका जो विलय है वो कर दिया गया था किसमें? तो बाद में जो भगत सिंह है इनका विलय कर दिया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में।
बाद में 1928 में इसका जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में विलय हो गया। अब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है वो खुद विलय हो गया था किसमें, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में 1928 में। ये 1924 की बात है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बीडी सावरकर की बात करें तो इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी 1904 में। 1904 में इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी, अभिनव भारत। उसके बाद अश्विनी कुमार दत्त है, वो स्वदेशी बांधव समिति से रिलेटेड है, स्वदेशी बांधव समिति, बांधव समिति से ये रिलेटेड है। और ये 12 साल की ये संस्था थी। कहाँ पे की गई थी, तो 12 साल जो जगह है वहां पे की गई थी, याद आपको रखना है। उसके संस्थापक है जतिन दास, आपको जो दिख रहा है जतिन दास जो है वो लाहौर जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल इन्होंने किया था। 64 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल किया था और इनकी डेथ भी हो गई थी। तो कहाँ पे किया था, तो लाहौर का जेल था वहां पे किया था। और शहीद भूख हड़ताल करने के बाद शहीद हुए क्रांतिकारी ये थे। तो ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो कहाँ शुरू हुआ, भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो कहाँ शुरू हुआ, तो इसका स्टार्ट जो है वो महाराष्ट्र से ही किया गया था। आपको मैंने बताया होगा जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था। तो भारत के जो क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियां हैं वो सबसे पहले महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई थी। आपने चापेकर बंधुओं के बारे में पढ़ा होगा। वासुदेव बलवंत फड़गे जो थे उन्होंने 1879 में वासुदेव बलवंत फड़गे, वासुदेव बलवंत फड़गे, वासुदेव बलवंत फड़गे जो है इन्होंने रामोसी कृषक दल बनाकर, इन्होंने कौन सा दल बनाया था, रामोसी, रामोसी कृषक दल, रामोसी कृषक दल बनाया था किसानों के लिए। और ये जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन इन्होंने इससे चलाया था, सशस्त्र विद्रोह करने का इन्होंने प्रयास किया था। ये सबसे पहला केस आता है। दूसरा केस आपको एकदम एग्जैक्टली आपको पता भी होगा, 1879 का ये केस है, 1897 का है, 1897 का केस है। 1897 में चापेकर जो बंधु होते हैं, चापेकर बंधु जो होते हैं, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, वो कौन से हैं, दामोदर चापेकर और उसी के साथ साथ जो है वो बालकृष्ण चापेकर, दोनों का नाम याद रखो, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर। दोनों ने पुणे में जब प्लेग फैला था ना, तो पुणे का जो प्लेग कमिश्नर था उसका नाम रैंड था, रैंड था प्लेग कमिश्नर। इस रैंड को इन्होंने हत्या कर दिया था। लैंड रैंड पहला था और दूसरा जो था वो एमहर्स्ट था, एमहर्स्ट। तो लैंड और एमहर्स्ट दोनों को हत्या किया था चापेकर बंधुओं ने। क्यों किया था, चापेकर बंधुओं का आरोप था कि जो ये जो लोग थे, ये भारतीय जो महिलाएं होती हैं ना, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनको टच कर रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने हत्या कर दी थी। और यह माना जाता है कि ये भारत में जो है वो भारत के जो क्रांतिकारी, आतंकवाद तो हम नहीं बोलेंगे, हम जो एज ए भारतीय हम आतंकवाद इसको नहीं कह सकते हैं, अंग्रेज कह सकते हैं इसको। तो हम ये क्रांतिकारी आंदोलन बोल सकते हैं। तो क्रांतिकारी आंदोलन की ये पहली राजनीतिक हत्या मानी जाती है। क्रांतिकारी आतंकवाद हम नहीं बोलेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन बोलेंगे, ये ध्यान रखना है। थोड़े थोड़े बदलाव आप अपने माइंड में करते जाओगे तो चीजें जो ब्रिटिश जो हमने ब्रिटिश ने जो हमें मानसिक गुलाम जो बना रखा है ना, वो उससे मुक्ति हमें थोड़ी मिलेगी। क्रांतिकारी आतंकवाद की जगह आप जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन यूज करो, ये ज्यादा बेटर होगा। तो महिलाओं के साथ गलत व्यवहार होता था, उनके लिए क्रांतिकारी जो है वो आंदोलन चलाकर इन्होंने इनकी हत्या की थी। तो माना जाता है कि ये जो पहली हत्या थी, पहली राजनीतिक हत्या थी जिन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन वाली ये हत्या थी। तो ये हो गया। तीसरा जो आपको याद रखना है, तीसरा जो याद रखना है वो अभिनव भारत याद रखो, अभिनव भारत। अभिनव भारत जो एस्टेब्लिश किया गया था वो 1904 में किया गया था। विनायक दामोदर सावरकर जो है उसने चलाया था। और नासिक में जो मित्र मेला जो बना था ना, उसी को मित्र मेला को ही अभिनव भारत के रूप में कन्वर्ट किया गया था। मित्र मेला जो है, यही मित्र मेला अभिनव भारत के रूप में कन्वर्ट हो गया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बंगाल की बात करें तो महाराष्ट्र के बाद जो क्रांतिकारी आंदोलन सबसे ज्यादा जो भड़का था, क्रांतिकारी गतिविधियां, वो सबसे बड़ा गतिविधियों के रूप में बंगाल ही महाराष्ट्र के बाद था। तो नंबरिंग करेंगे तो पहला महाराष्ट्र होगा और दूसरा जो है वो बंगाल आएगा। और बंगाल जब आएगा तो बिहार बंगाल सब एक ही था ना, तो दूसरा नंबर पे आप बंगाल को रखो।
दूसरा नंबर पे बंगाल रखो, जहां पे अनुशीलन समिति, योगांतर समिति, इस सब ने मिलकर बहुत ज्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो चलाई थी। तीसरे नंबर पे आप गदर आंदोलन और भगत सिंह के समय सक्रिय जो चीजें हैं उनको लेकर आप पंजाब से इनको जोड़ सकते हो। तो आप ध्यान रखिएगा, पहला जो है वो वासुदेव फलवंत फड़गे, दूसरा चौपेकर बंधु और तीसरा जो है वो अभिनव भारत। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिंह सभा की स्थापना जो है वो कहाँ हुई? तो सीधा जब जब भी ऐसा सवाल आएगा तो एग्जैक्ट आप पंजाब में ही मत लगाओगे आंसर। सिंह सभा आंदोलन जो है वो 1873 में स्टार्ट हुआ था। 1873 में अमृतसर जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। अमृतसर में सिंह सभा जो है वो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। सिख धर्म का जो पवित्रता था उसको बहाल करने के लिए, अंधविश्वासों को दूर करने के लिए, ईसाई मिशनरी और जो आर्य समाज का प्रभाव दिख रहा था सिखों पर, उसको हटाने के लिए एक धार्मिक आंदोलन था। बाद में ये जो आंदोलन था वो अकाली आंदोलन में परिवर्तित हो गया। ये जो आंदोलन था वो बाद में चेंज कब किस में हो गया? काली आंदोलन, अकाली आंदोलन में ये चेंज हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अकाली आंदोलन में ये परिवर्तित हो गया, जिससे गुरुद्वारों को जो भ्रष्ट महंत थे उनसे मुक्ति मिली। उनसे मुक्त कराना ही इसका मेन काम था। और इनका एक संगठन था, वो संगठन जो था वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का यहीं पे गठन हुआ था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक प्रबंधक कमेटी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को यहीं पे एस्टेब्लिश जो है वो किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। मुंबई में प्रार्थना समाज और आर्य समाज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल, चटगांव सत्रागार डकैती के बारे में पूछा जा रहा है। तो डकैती तो नहीं, आप इसको बोलो तो ज्यादा अच्छा है। चटगांव जो क्रांतिकारी जो आंदोलन था, देखो अभी जो काकोरी कांड है ना, उससे कांड वर्ड को यूपी ने हटा दिया है। यूपी ने कांड वर्ड को हटाकर एक्शन कर दिया है। ठीक है, काकोरी कांड नहीं, काकोरी एक्शन। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही आप यूज करो तो ये जो उपनिवेशिक मानसिकता है ना, इससे थोड़ी सी मुक्ति तो मिलेगी। तो चटगांव सत्रागार का जो आंदोलन था, उस आंदोलन की योजना जो है वो किसने तैयार की थी? तो इसको सूर्य सेन ने तैयार किया था। मास्टर दा इनको बोलते थे। मैट्रिक जो स्कूल है उसके ये शिक्षक के रूप में काम करते थे। तो इन्हें मास्टर दा कहा जाता था। एक शिक्षक थे, उन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो है वो बनाई थी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो है वो इन्होंने बनाई थी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, वहां पे तो चटगांव में ही इन्होंने बनाया था। तो 18 अप्रैल 1930 को ये जो है वो घटना हुई। उन्होंने अपने जो साथी थे, साथी इनके जो थे वो कौन कौन से थे? तो साथी इनके थे गणेश घोष, लोकनाथ बाल, प्रतिलता वादेदार, उसके बाद कल्पना दत्त। इन सबके साथ मिलकर उन्होंने चटगांव, जो कि अब बांग्लादेश में है, वहां पे पुलिस और जो सत्रागार सहायक जो सत्रागारों पर कब्जा कर लिया था। और उसी के साथ साथ वहां पे अस्थायी क्रांतिकारी सरकार भी इसने बनाई थी। ठीक है, तो सरकार भी अस्थायी बनाई थी, परमानेंट तो नहीं रह गई थी, लेकिन बनाई गई थी। और बाद में इनको 1933 में गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और 1934 में इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। तो ये ध्यान आपको रखना होगा। और महिला क्रांतिकारी की बात करें तो इस घटना में जो बीना दास थी ना, इस घटना में जो बीना दास थी, बीना दास, और एक और महिला का मैंने अभी आपको नाम बताया था, वो जो महिला थी प्रतिलता वादेदार, प्रतिलता वादेदार। तो ये जो बीना दास थी ना, इन्होंने क्या किया था? तो बीना दास ने जो गवर्नर है उस पर गोली चलाई थी। गवर्नर पर गोली चलाई थी। तो महिला क्रांतिकारियों ने भी बहुत ज्यादा भारत की आजादी में हेल्प की है। उसी तरह से जो प्रतिलता वादेदार है, उनका भी प्रमुख जो है वो योगदान रहा था। प्रीति लता, प्रीति लता वादेदार। तो याद आपको रखना है, प्रीति लता वादेदार और बीना दास, दो इंपॉर्टेंट महिलाओं का नाम याद रखना है। ठीक है, बाकी भगत सिंह ने सांडस की हत्या की थी, असेंबली में बम फेंका था, जतिन दास की भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी। तो यही सब है, और तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना जो है वो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया गया था। कनाडा और यूएसए है ऑप्शन में, तो यही जाएंगे, इसी के साथ जाएंगे। ठीक है, और युगांतर आश्रम इसका मुख्यालय था। सब कुछ मैंने बता दिया है, और कुछ है नहीं। जर्मनी की बात करें तो जर्मन में बर्लिन कमेटी बनी थी। बर्लिन कमेटी बनी थी। बर्लिन कमेटी कब बनी थी? तो 1914 में बनी थी। इसकी स्थापना जो है वो किसने की थी बर्लिन कमेटी के? तो लाला हरदयाल ने ही किया था। लाला हरदयाल ने ही किया था। और उसके साथ साथ कौन से जुड़े हुए थे? तो उसके साथ वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जुड़े हुए थे। वीरेंद्र नाथ
उपाध्याय, वृंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और लाला हरदयाल ने मिलकर बर्लिन कमेटी 1914 को एस्टेब्लिश किया था। जापान की बात करें तो रास बिहारी बोस ने यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जापान में किया था। किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था। पंजाब की बात करें तो पंजाब में गदर आंदोलन का जो लक्ष्य था वो पंजाब को आजाद कराना था, लेकिन इसकी स्थापना जो है वो सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। ये आपको याद रखना है। 1914 की एक इंपॉर्टेंट और घटना है, वो कामागाटू मारा जो प्रकरण है उसको याद रख लो। यह जो घटना है वो गद्दर पार्टी के उत्साह को और भड़का दिया था ये घटना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जापान से एक जहाज लेकर निकलते हैं लोग, अमेरिका जाते हैं, वहां पे उनको अमेरिका में नहीं रुकने दिया जाता है। तो यही जो है वो कामागातु मारा पूरा प्रकरण था। हम इसकी आगे चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनीश्वरवादी क्यों हूं, वाई आई एम एन एथिस्ट, जो किताब है वो लिखी है? तो ये भगत सिंह की किताब है। जेल डायरी भी भगत सिंह की ही किताब है। शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। लाहौर सेंट्रल जेल में ये बंद थे। इनको जो है वो इनकी जो प्रसिद्ध निबंध है वो 1930 में आई थी। ये जो ऐसे है, ये जो निबंध है वो 1930 में लिखी गई थी। यह जो है वो लेख उन्होंने अपने साथी क्रांतिकारी जो थे बाबा रणधीर सिंह, जो कि आस्तिक थे, उन्हीं से लिखा था। तो बाबा रणधीर सिंह, रणधीर सिंह जो कि एक आस्तिक थे, ये भगवान में विश्वास करते थे। उनके तर्कों के जवाब देने और ईश्वर में अपने अविश्वास को तार्किक रूप से समझाने के लिए इन्होंने लिखा था। और यह उनकी बौद्धिक क्षमता और समाजवादी सोच का ही दिखाता था कि कितना ज्यादा वो समाजवाद की ओर झुके हुए हैं और कितना ज्यादा वो बौद्धिक रूप से सोच सकते हैं। तो इसको ये दिखाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। जेल डायरी भी भगत सिंह के द्वारा ही लिखी गई थी, जेल में लिखी गई थी। तो ये जेल डायरी के रूप में जो है वो जाना जाता है। बाकी 23 मार्च 1931 को इनको जो है वो फांसी चढ़ा दिया गया था। इस कारण से 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस मनाया जाता है। अब आप कहिएगा कि गांधी मरा था तब भी शहीद दिवस मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को भी गांधी मरे थे तब भी शहीद दिवस मनाया जाता था। ठीक है। तो मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह ने लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। राजगुरु की बात करें तो इसने भगत सिंह के साथ ही इनको जो है वो फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो HSRA, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन के वो कमांडर इन चीफ थे। और अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने खुद को ही गोली मारी थी, अल्फ्रेड पार्क में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अशफाकुल्ला खां की बात करें तो काकोरी कांड से ये संबंधित है। काकोरी कांड में फांसी पाने वाले ये पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे। तो ये जो है वो आपको ध्यान रखना होगा, अशफाकुल्ला खां। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो पूछा जा रहा है कि 1905 में जो लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। होम रूल सोसाइटी है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। ये होम रूल सोसाइटी है। होम रूल सोसाइटी लंदन में एस्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है। तो इसको किसने किया था? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा का था। श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1905 वाला कंफ्यूज करना है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट इंडियन सोसाइटी ये जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले का था, ना कि होम रूल सोसाइटी। होम रूल सोसाइटी जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये जो है वो उन्होंने भारतीय छात्रों के लिए भी एक इंडियन हाउस खोला था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारतीय छात्रों के लिए एक जो है वो इंडिया हाउस खोला था। इंडिया हाउस नाम की ये संस्था जो है वो उसको भी एस्टेब्लिश किया था, जो लंदन के क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया था। साथ ही उन्होंने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका वो निकालते थे। द इंडियन द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका भी ये निकालते थे। इनका मेन टारगेट था कि भारत को स्वशासन मिल सके, भारत को सेल्फ गवर्नमेंट की मांग कर रहे थे। और ब्रिटेन में भारतीय पक्ष को प्रचार ये करते रहते थे हमेशा। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। बाकी हम बात करें कि विनायक दामोदर सावरकर है, वो भी लंदन गए थे और श्यामजी कृष्ण वर्मा की जो इंडिया हाउस है उससे जुड़े थे। और वही जो है वो 1857 का स्वतंत्रता का जो पुस्तक जो लिखा था उन्होंने, वो वहीं पे लिखा था। 1857 की स्वतंत्रता का जो समर है, वो जो पुस्तक है वो यहीं पे उन्होंने लिखा था। ठीक है। बाकी मदन लाल ढींगरा की बात करें तो इंडियन हाउस के ही एक सदस्य थे मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने करजन वाइली की हत्या की थी।
करजन वाइली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल ढींगरा ने, और यह भी जो संबंधित थे वो किससे थे? तो इंडियन हाउस से ही संबंधित थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ऑप्शंस की बात करें तो लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी को एस्टेब्लिश किया था, सैन फ्रांसिस्को में एस्टेब्लिश किया था। सरदार अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा है, इन्होंने जो है वो पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन चलाया था, और भारत माता सोसाइटी से ये जुड़े हुए थे, भारत माता सोसाइटी से। सरदार भगत सिंह की बात करें तो ये जो है वो नौजवान सभा को 1926 में एस्टेब्लिश किया था। उसी के साथ साथ वो हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन है, उससे भी संबंधित है, तो ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को काला कानून जो है वो एम के गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 का एक्ट है, जिसे आधिकारिक रूप से इसका जो नाम था, आप रॉलेट एक्ट बोलते हो ना, इसका जो मेन नाम था वो था एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। एनार्कियल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट मतलब कि अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम इसको कहा जाता था। गांधी जी की, महात्मा गांधी ने इस जो दमनकारी कानून था, नो वकील नो दलील नो अपील, ऐसे इनका बोला जाता था, तो उन्होंने इसको जो है वो काला कानून बोला था। ना दलील ना वकील ना अपील वाला कानून जो है वो कहा, इसमें नारा चलता था। गांधी जी ने इसके विरोध में रॉलेट सत्याग्रह जो है वो चालू किया था, लेकिन जो है वो ये जो सत्याग्रह था उनका पहला भारत अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में कभी भी बात होगी ना, अखिल, अखिल मतलब ऑल होता है, ठीक है, अखिल भारतीय आंदोलन, तो ऑल इंडिया पे यदि कोई आंदोलन इनका गया था तो वही आंदोलन गया था रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह। बाकी जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो इसी समय काफी इफेक्ट कर गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है रॉलेट एक्ट के बारे में। और हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो मदन मोहन मालवीय हैं, इन्होंने रॉलेट बिल के विरोध में केंद्रीय विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था। मदन मोहन मालवीय जो है, रॉलेट एक्ट बिल है इसके विरोध में उन्होंने जो केंद्रीय विधान परिषद है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, उससे इन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया था, ये याद रखना। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने भी एक कड़ा विरोध किया था, लेकिन काला कानून जो वर्ड है वो गांधी जी ने यूज किया था। और तो ये आपको ध्यान रखना होगा, काला कानून किसने कहा था, क्या कहा था, सब कुछ। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था? सवाल जो है वो पूछा गया है, तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। सर सिडनी रॉलेट नाम का व्यक्ति था। सर सिडनी रॉलेट, सर सिडली रॉलेट नाम का व्यक्ति था। इसी की अध्यक्षता में जो है वो सेडिशन कमेटी बनी थी। सेडिशन कमेटी मतलब देशद्रोह, सेडिशन मतलब देशद्रोह होता है। सेडिशन कमेटी इसके अध्यक्षता में बनी थी। इसी सेडेशन कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो सर सिडनी लॉलेट था। इसी की सिफारिश पर ये जो एक्ट है वो आया था। और यह जो एक्ट है वो मार्च 1919 में ये एक्ट है वो लाया गया था, क्योंकि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही है उनको रोकना था। 1919 में, मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां के द्वारा भारतीय सदस्यों में भारी विरोध हुआ था। इसके बावजूद इसको मार्च 1919 में पारित कर दिया था। इसका मेन उद्देश्य था कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां होने हैं उनको कैसे भी करके खत्म किया जाए। इसका परिणाम हुआ कि इस एक्ट के विरोध में भारत में काफी ज्यादा प्रदर्शन हुआ, और सबसे ज्यादा जो तनाव की बात करें तो वो पंजाब में बढ़ा था, जिसके कारण 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, ये आपको पता है। और हम यस की बात करें तो 1920 में जो है वो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट है वो 1918 में पारित किया गया था, ठीक है। रिपोर्ट जो है वो आई थी 1918 में, पारित किया गया था 1919 में। 1917 जो है रिलेट करता है वो चंपारण सत्याग्रह से करता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया है? द्वैध शासन का प्रावधान जो है वो एक्ट है वो किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है वो किस लेवल पर किया गया था? तो ये जो है वो प्रोविंस लेवल पर किया गया था। प्रांत जो लेवल है ना, प्रांतीय लेवल पर किया गया था, प्रोविंशियल लेवल पर ये किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार इसको कहा जाता है। इसमें डायरकी किया गया था। इस एक्ट में सबसे जो पहली जो विशेषता थी वो प्रोविंशियल पर ये सिस्टम लागू किया गया था। प्रोविंशियल सिस्टम पे लागू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोविंशियल पर ही किया गया था।
ये जो विभाजन है वो प्रांतीय विषयों को, जो भी प्रोविंशियल सिस्टम था उनको दो पार्टों में डिवाइड किया गया था। पहला जो रखा गया था वो रिजर्व रखा गया था, और दूसरा जो रखा गया था वो ट्रांसफर्ड रखा गया था, हस्तांतरित रखा गया था। तो जो रिजर्व विषय जितने भी होते थे गवर्नर और उसकी परिषद के अधीन ही होते, जैसे पुलिस और फिनांस, सबसे ज्यादा तो यही इम्पोर्टेंट है, पैसा चाहिए और आपको एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। उसके बाद जो भी विषय थे ना वो हस्तांतरित आते थे, ट्रांसफर आते थे, जिसमें गवर्नर और भारतीय मंत्री होते थे वो शामिल होते थे, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये सब भारतीयों को दे दिया जाता था। और पैसा तो मिलता नहीं था इनको, सारा पैसा आप अपने कंट्रोल में रख रहे हो। तो ये आखिर किस घटिया टाइप का ये कानून है, जिसका मेन उद्देश्य था केवल और केवल जो भारत पर अंग्रेजों का शासन है उसको अजीवित करने, जो है वो मतलब एक अमर कर देना, बस और कुछ नहीं था इस सब का मतलब। 1919 की बात करें तो यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आप कहते हो। आखिर इस सुधार कैसा वर्ड है, मतलब हमारे इतिहासकार भी बहुत अजीब रहे हैं। 1935 की बात करें तो प्रांतों में द्वैध शासन है उनको समाप्त कर दिया गया। जो भी प्रांतीय लेवल पे, जो प्रोविंशियल लेवल पर 1919 में आया था उसको 1935 में खत्म कर दिया गया। 1935 में खत्म कर दिया गया, और ये द्वैध शासन है 1935 में खत्म कर इसको सेंट्रल लेवल पे द्वैध शासन स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, सेंट्रल लेवल पर द्वैध शासन जो है वो प्रस्ताव रखा गया था कि सेंट्रल लेवल पर हम लागू करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो है नहीं, लागू हो नहीं सका है। तो ये याद आपको रखना है। 1919 का एक्ट प्रांतों में द्वैध शासन की बात करता है, और 1935 का जो एक्ट है वो केंद्र में द्वैध शासन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ये प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं हुआ था। याद आपको रखना है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, सवाल भी पूछा गया है कि ये जो द्वैध शासन शब्द है, ये जो द्वैध शासन जो वर्ड है, इस वर्ड को पहली बार किसने यूज किया था? वर्ड जो है वो किसने यूज किया था? तो आपको याद रखना है, लियोनेल लियोनेल कार्टिस। लियोनेल कार्टिस ने इस वर्ड को यूज किया था, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल है कि पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम था, इसकी शुरुआत किस अधिनियम में हुआ था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, नहीं, मॉर्ले मिंटो होगा ना, 1909 का। मॉर्ले मिंटो 1909, मॉर्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, जिसको भारत परिषद अधिनियम 1909 कहा जाता है। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी। जब 1909 में एक शिष्टमंडल था जो शिमला में जाकर जो गवर्नर था उससे मिला था, वायसराय था उससे मिला था, और उससे ये मांग की थी कि हमको ये चाहिए, तो उसको 1909 वाला जो अधिनियम था तुरंत दे दिया गया। कि सांप्रदायिकता को वैधानिक मान्यता यहाँ पे दिया, क्योंकि इनका मेन ही मकसद था कि फूट डालो और राज्य करो। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो को इस कारण से सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक भी कहा जाता है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है वो 1919 में है। यहाँ पे पृथक निर्वाचक मंडल है उसका, और जो है वो डिटेल रूप से इसमें विस्तार कर दिया गया था। यहाँ पे केवल और केवल मुस्लिम का ही था, लेकिन 1919 में जो सिस्टम आया ना, यहाँ पे और ज्यादा इसको बढ़ाया गया। और ये जो सेपरेट था वो सिखों के लिए भी कर दिया गया, ईसाइयों के लिए भी कर दिया गया, एंग्लो इंडियन को लिए भी कर दिया गया। यहाँ पे महिलाओं के पहली बार जो है वो महिलाओं के लिए भी कर दिया गया था, वोटिंग का अधिकार महिलाओं को दिया गया था। तो ये सब चीजें यहाँ पे की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 का जो नियम है इनमें और ज्यादा इसको बढ़ाया गया 1935 के अधिनियम में। और यहाँ पे जो दलित है ना, दलित है उनके लिए भी, डाउन ट्रोडन है उनके लिए भी किया गया। और शायद मैंने महिला 1919 में बोला, नहीं, महिला महिला जो है ना, महिला के जो आरक्षण की व्यवस्था किया ना वो 1935 में किया गया था, यहाँ पे वोटिंग वाला था। उसके साथ ही साथ यहाँ पे मजदूरों के लिए भी जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो इसका विस्तार कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो 1919 में हुआ था। याद आपको रखना है किस समय, 1919। डेट भी आपको याद रखनी है, बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल का दिन था, 13 अप्रैल का दिन था। जालियांवाला बाग जो है वो अमृतसर पंजाब में स्थित है। और यहाँ पे दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सुफेदुन किचली किचलू और सत्यपाल जो थे, डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसी गिरफ्तार को लेकर शांतिपूर्ण जो है वो आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्ण सभा जो है वो इसमें हो रही थी। लेकिन जो रेजिनोल्ड डायर था, जनरल रेजिनोल्ड डायर जो था, जिसको जनरल डायर के नाम में आप जानते हो, दो व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, जनरल रेजिनोल्ड डायर, रेजिनोल्ड डायर आपको याद रखना है। तो ये जो रेजिनोल्ड डायर था, उसने बिना चेतावनी दिए जो निहत्थे लोग थे उन पर हत्या कर दी, उन पर जो है वो उन पर गोली चला दी। जितने भी एंट्रेंस था उस सब एंट्रेंस को बंद करके उन पर गोली चलाना स्टार्ट कर दिया था। इस जो रेजिनोल्ड डायर है उसने किया था, रेजिनोल्ड आर डायर ने किया था, ये याद रखना है। वहीं ओ डायर भी एक था, ओ डायर भी एक था जिसको माइकल ओ डायर कहते थे। इसके बारे में भी आगे बताते हैं।
इसमें सरकार ने कहा कि जो ब्रिटिश सरकार है उसने कहा कि लगभग 370 लोग 379 लोग मरे थे। तो ये भी आप समझ रहे हो कितना बड़ा डेटा है, एक व्यक्ति ने इतना ज्यादा लोगों को मरवा दिया था। ठीक है, लेकिन भारत का जो वास्तविक डाटा है वो कहता है कि 1000 लोगों से अधिक लोग जो है वो मरे थे जालियांवाला बाग में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कौन था, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कौन था, तो ये याद रखना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था माइकल ओ डायर। ओ डायर। गोली किसने चलवाई थी, रेजिनोल्ड डायर ने। याद आपको रखना है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। और माइकल ओ डायर है ना, इस माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने मार दिया था। उधम सिंह है, इसने इनको मार दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। उधम सिंह ने मारा था, गोली लगाकर इसको मारा था। ठीक है, तो गोली चलाने वाला जो था, गोली चलाने वाला कर्जन रेजिनोल्ड डायर था। गोली किसने चलवाया था, रेजिनोल्ड डायर ने चलवाया था, आर डायर ने चलवाया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, वो ओ डायर था। दोनों याद रखना है। इस आयोग के लिए, इस हत्या की जांच के लिए एक हंटर कमीशन बना था, हंटर आयोग बना था। हंटर आयोग, ये जो हंटर आयोग है वो शिक्षा वाला हंटर आयोग से अलग है। इसने हत्या की जांच की थी, ब्रिटिश कमेटी थी। और भारतीयों के द्वारा जो है वो तहकीकात कमेटी जो है वो बनाई गई थी। तहकीकात कमेटी, मदन मोहन मालवीय उसके अध्यक्ष थे। तो ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो सर की उसकी उपाधि थी, उनको सर की उपाधि दी गई थी, अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता है। तो ये जो सर की उपाधि है उसको लौटाया था किस विरोध के लेकर, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड को ही लेकर। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता है ना कि गांधी ने जो अपनी जो उपाधि थी ना वो इस समय नहीं लौटाई थी। उन्होंने अपना जो उनका आंदोलन चला था ना, असहयोग आंदोलन, उसमें हटाया था उसने। आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा मानसिकता, मतलब किस मानसिकता से लोग जो थे हमारे यहाँ। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। बर्बरता से जो है वो 1000+ लोगों को मारा गया था। तो इसी को लेकर रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नाइटहुड की उपाधि, जो सर की उपाधि मिली थी उनको, वो उसने वापस कर दिया था। और उन्होंने वायसराय चेम्सफोर्ड को पत्र लिखते हुए कहा था कि समय आ गया है, अब सम्मान के, तमगे, अपमान के, बेतुके संदर्भ में हमारे शर्म को और उजागर करते हैं। तो ये कभी भी स्टेटमेंट पूछा जाए तो याद रखना है कि समय आ गया है जब सम्मान के, तमगे, अपमान के, बेतुके संदर्भ में हमारे शर्म को और उजागर करते हैं। ऐसा उन्होंने लिखा था। कि ये बहुत शर्मनाक बात है यदि मैं इस जो अवार्ड है इसको मैं रखता हूं तो। याद आपको रखना है। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अपना जो केसर ए हिंद की उपाधि है उसको त्यागा था। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। गांधी ने इस आंदोलन में नहीं त्यागा था, अपना उसका आंदोलन था, अपना उनका आंदोलन था, उसमें उन्होंने त्यागा था। केसर हिंद की उपाधि इनको मिला था एम्बुलेंस, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था ना, उसमें एम्बुलेंस जो है वो, उसमें जो है वो मरे हुए जो लोग होते थे, जो घायल सैनिक होते थे, उनकी हेल्प करता था, इसलिए जो है वो मिला था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड लौटाया था, तो वो जो है वो जालियांवाला बाग, ऑलरेडी हमने बता रखा है, जालियांवाला बाग में ही। यह जो उपाधि है उनको मिला कब था, ये भी तो पूछा जा सकता है ना सवाल। तो ये उपाधि उनको 1915 में दिया गया था। 1915 में साहित्य का जो नोबेल उनको मिला था वो कब मिला था, 1913 में मिला था। 1913 में भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको साहित्य का नोबेल जो है वो मिला था। तो इसके बाद ही ब्रिटिश सम्राट जो जॉर्ज पंचम था उसके द्वारा इनको जो है वो 1915 में ये उपाधि दी गई थी। और ये उपाधि जो है वो उन्होंने 1919 में लौटा दिया था। ठीक है, गीतांजलि के लिए मिला था, ये भी आपको पता होना चाहिए। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो मुस्लिम समुदाय द्वारा तुर्की के जो खलीफा थे कमाल पाशा, उसके संदर्भ में ये चलाया गया था। और असहयोग आंदोलन और जो खिलाफत आंदोलन है वो दोनों मिलकर चल रहा था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। रॉलेट एक्ट जो है वो यह हत्याकांड का कारण था, लेकिन उपाधि वापस लेने का तात्कालिक कारण जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा किस घटना के कारण स्थगित करना पड़ गया था, तो चौरा चौरी जो हत्या हुई थी, चौरा चौरी जो इंसिडेंट हुआ था इसके कारण से हुई थी। तो ये चौरा चौरी इंसिडेंट के कारण, चौरा चौरी इंसिडेंट था क्या, तो चौरा चौरी जो है वो एक जगह है, यूपी का एक जगह है, गोरखपुर जिले का। गोरखपुर जिले का, यूपी का एक चौरा चौरी नाम का जगह था। वहां पे जो भीड़ थी, और जो भीड़ थे वो कौन थे, तो वो जो थे असहयोग आंदोलन वाले लोग नहीं थे। वो जो लोग थे ना, वो लोग थे जो
वो जो लोग थे, वो मुस्लिम जो लोग खिलाफत आंदोलनकारी थे वो थे। तो खिलाफत आंदोलनकारियों के द्वारा जो है वो पुलिस जो थाना था उसको आग लगा दिया गया था। जब उन पर गोली चलाई गई तो पुलिस थाने को इन्होंने आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मौत हुई थी। तो ऐसा होता है, इसमें वापस लेने वाली क्या बात थी गांधी की। लेकिन गांधी अपने फिलॉसफी पे हैं। गांधी अपने फिलॉसफी पे है कि हम जो है वो अहिंसा को चलाएंगे, और यही आदमी 1942 में जाकर अपनी हिंसा को कहता है कि करो या मरो। और अपने आप को जस्टिफाई लोग कैसे करते हैं कि ये खुद बोल रहे हैं ना कि एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रूथ, मैं सीख रहा हूं चीजों को। तो सीखते सीखते तो आप बर्बाद कर दिए ना। ठीक है। तो स्थगन जो है वो चौरा चौरी हत्याकांड हुआ कब था, तो आपको 4 फरवरी याद रखना है। 4 फरवरी ऑप्शन में आएगा तो 4 ही को टिक करना है, और यदि 4 फरवरी ऑप्शन में ना आए तब 5 फरवरी को टिक करना है। तो प्रायोरिटीज आपको 4 फरवरी को रखना है, और 5 फरवरी भी रखोगे। नॉर्मल एग्जामिनेशन में 5 फरवरी आएगा, अच्छे एग्जामिनेशन होंगे तो वहां पे आपको 4 फरवरी आएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा। गांधी जी जो है वो अहिंसा के पुजारी थे, वही अहिंसा के पुजारी जिसने कहा करो या मरो। इस हिंसक घटना के बाद उन्होंने 12 फरवरी 1922 को, ये याद रखना है, 12 फरवरी 1922 को जो है वो आंदोलन को स्थगित कर दिया था। बारदोली प्रस्ताव उन्होंने लाया था, उसके द्वारा स्थगित किया गया था। बारदोली प्रस्ताव, बारदोली प्रस्ताव के बाद इसको स्थगित कर दिया गया था, असहयोग आंदोलन को। और इस आंदोलन को स्थगित करने के बाद कई सारे लोग जो थे उनमें आक्रोश पैदा हुआ, जैसे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सुभाष चंद्र बोस। इन सब नेता ने गांधी के इस निर्णय का आलोचना किया था और कहा कि ये राष्ट्रीय आपदा है। राष्ट्रीय आपदा है, जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, और इतने बड़े आंदोलन को आप इस कारण से कर देते हैं कि किसी ने किसी की हत्या कर दी। एक अपना रीजन इसका हो सकता है, कंसेप्चुअल चीजें हैं कि हाँ हत्या कर दी तो इससे अंग्रेज और ज्यादा जो है वो उनको एक मौका मिल जाएगा कि भारतीयों को वो मारने लगे, और ज्यादा भारतीयों पे क्रूरता बरतने लगे। तो वो तो ऑलरेडी वो कर रहे हैं। ये कंसेप्ट आया होगा शायद उनके दिमाग में कि ऐसा करने से अंग्रेज जो है वो और ज्यादा क्रूर हो जाएंगे हमारे यहाँ लेकर, हमारी चीजों को लेकर। तो ये एक अपना उनका रीजन रखो, बाकी उनका क्या मानसिकता था वो समझे। जालियांवाला बाग आपको पता है, और 1907 में सूरत में विभाजन हुआ था, तो ये सब आपको पता होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? ज्योग्राफी से थोड़ा सा रिलेट करता है सवाल। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा कौन है? तो पढ़ लेते हैं, फरक्का है, पश्चिम बंगाल। गंगा डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची जो सबसे एपेक्स जो उत्तरी बिंदु को आप कह सकते हो वो फरक्का है। फरक्का नामक जो स्थान है वहां पे है। गंगा जो है वो जैसे गंगोत्री से निकली ना, तो गंगोत्री से निकलने के बाद गंगा जो है वो 2 पार्टों में बढ़ जाती है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये नदी, ये नदी 2 पार्टों में बढ़ती है। ये जो है वो नदी जो भागीरथी होती है, भागीरथी हुगली होती है, जो दक्षिण की ओर पश्चिम बंगाल में बहती है। और जो एक नदी होती है जो मुख्य धारा कहलाती है, वो पद्मा चली जाती है और वो बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, और ये जो है वो कहाँ रह जाती है, तो ये जो है वो पश्चिम बंगाल में ही रह जाती है। और ये जो है वो कौन सी है, तो हुगली है। ये हुगली है, और ये बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है, और इधर इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और मुख्य धारा यही है। मुख्य जो धारा है वो गंगा का यही है, और अपना ये अरबियन सी है। ठीक है, तो फरक्का है वो सबसे उत्तरी पॉइंट हो जाता है, याद रखिएगा। इसलिए गंगा का जो एपेक्स पॉइंट है, वो सबसे उत्तरी जो पॉइंट है वो फरक्का होता है। तो ध्यान रख लेना है। नामचा वर्मा की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश का एक पहाड़ी है। जो हिमालय की सबसे पूरब की यदि चोटी आपसे पूछा जाएगा ना, तो वो यही नामचा बर्मा को रखिएगा, हिमालय का पूर्वी शिखर। यहीं से ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो ब्रह्मपुत्रा का जो है वो गॉर्ज होता है वो यहीं पे है, और ब्रह्मपुत्रा यहीं पे मुड़ जाती है। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है, और डेल्टा के भीतर ही आता है, तो याद रख लीजिएगा। सुंदरबन जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा का निचला हिस्सा है, जो मैंग्रोव वन और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा। भागीरथी हमेशा ध्यान रखिएगा भारत में बोला जाता है, और पद्मा जो है वो गंगा को बांग्लादेश में कहा जाता है।
आगे चलकर ये जमुना नाम से भी बदल जाती है जब इसमें जो है वो ब्रह्मपुत्रा की पानी मिलती है यहाँ से ना, जैसे यहाँ से चीन से ये निकलती हुई ये जो है वो अरुणाचल प्रदेश होती हुई ना इसमें आके जो है वो ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। और ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और दोनों की धारा मिलती है तब जो है वो मेघना चलती है, क्योंकि मेघना जो है वो एक नदी यहाँ से निकलती है, मणिपुर से एक मेघना नदी निकलती है, तो वो मेघना नाम से जल जो है वो गिराती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? तो असहयोग आंदोलन इन्होंने फरवरी 1922 को वापस लिया था। फरवरी 1922 को वापस लिया था। 12 फरवरी 1922 बारदोली प्रस्ताव, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है इन सब के बारे में, तो बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, तो हम बात करें कि आंदोलन वापस लेने के बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 10 मार्च 1922 को गांधी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, और 6 साल की इनको सजा सुनाई गई थी, लेकिन 6 साल से पहले ही अच्छा व्यवहार रहने के कारण इनको रिलीज कर दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस का कथन था कि उन्होंने इस स्थगन को राष्ट्रीय आपदा कहा था, राष्ट्रीय विपदा कहा था, नेशनल कैलेमिटी इनको कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। मोतीलाल नेहरू का कहना था ना कि यदि कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों दी जाए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये कथन मोतीलाल नेहरू का है कि यदि कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के एक गांव को आखिर क्यों दी जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव जो है वो प्रारंभ होने का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन जो है वो स्टार्ट होने का कारण क्या था, क्यों स्टार्ट किया गया था? तो जालियांवाला बाग इसका सबसे बड़ा रीजन था। तात्कालिक रीजन जो था वो जालियांवाला बाग ही था। रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला मुद्दा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और जो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह भी गांधी जी ने चालू किया था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, तो ये सब आपको याद रखना है। तो जालियांवाला बाग, खिलाफत मुद्दा और स्वराज की मांग, यही सब 3 मुद्दे थे जिस कारण से ये चलाया गया था। सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये भी पूछा गया है आपसे। तो 1920 में स्टार्ट हुआ था। सहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। इसी दिन जो है वो बाल गंगाधर तिलक का डेथ भी हो गया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का इसी दिन डेथ हुआ था। तिलक स्वराज फंड भी बना था जिसमें 1 महीने में 1 करोड़ रुपया मिल गया था सबको डोनेशन के रूप में। कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ। 2 इंपॉर्टेंट मैं बात बताता हूं, दोनों को आपको याद रखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है। विशेष अधिवेशन जो है वो होता है कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। कब होता है? 1920 में होता है। इसका अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो लाला लाजपत राय बनते हैं। लाला लाजपत राय बनते हैं। इन्हीं के अध्यक्षता में जो असहयोग आंदोलन है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, इसका प्रस्ताव रखा गया। इसका जो प्रस्ताव है जो रखा गया यही विशेष अधिवेशन में। लेकिन इसी विशेष अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया, और इसको जो है वो नागपुर का जो नॉर्मल अधिवेशन होता है वो नागपुर का अधिवेशन हुआ। नागपुर अधिवेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। वो कब हुआ? तो हमेशा दिसंबर में ही होता है। दिसंबर 1920 को हुआ। ये तो सितंबर में हुआ था। कलकत्ता में सितंबर 1920 को हुआ। और यहाँ पे सी विजय विजया राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। सी विजया राघवाचार्य, सी विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे, और इसी के अध्यक्ष में प्रस्ताव को जो है वो अंतिम पुष्टि जो है वो मिली थी। तो ये ध्यान रखना है। बाकी 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद जो आंदोलन था वो हुआ था। 1999 में 1919 में रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। और ये आपको ध्यान रखना होगा। तिलक स्वराज फंड मैंने आपको बताया है। यह जो है वो गांधी जी के नेतृत्व में भारत का पहला अखिल भारतीय आंदोलन जो है वो जन आंदोलन था। इसी को रॉलेट आंदोलन, इससे इसी से जोड़ सकते हो उसको। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर बी यहां से आंसर हो जाएगा। 1922 में असहयोग आंदोलन जैसे ही वापस हुआ ना, खत्म हुआ ना, तो उसके बाद कुछ तो था नहीं, और एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए था जिससे आंदोलन को हमेशा शुरू किया जा सके। तो इसलिए इनका कहना था कि हम जो है वो एक विधान परिषद है उसमें इंटर करेंगे, और वहां पे जो है वो एक जो है वो कानूनी रूप से हम सरकार पर विरोध करते रहेंगे, सरकार का दबाव बनाते रहेंगे। लेकिन ये जो है वो ना
इसको लेकर ना कॉन्फ्लिक्ट होते लगे कांग्रेस और इन लोगों में। ठीक है, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक अलग पार्टी ही बना ली। जब कॉन्फ्लिक्ट हो ही रहा है तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बना ली, जिसको स्वराज पार्टी कहते हैं। ये कब बना ली? तो ये बना ली उन्होंने 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को इन्होंने बना ली, और इनकी कई सारी सफलताएं भी रही है। जो विठल दास आप सुनते हो ना, कि 1925 में विठल दास जो है वो असेंबली के स्पीकर बने थे, वो इसी के कारण बने थे। ठीक है, सी आर दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। प्रो चेंजेस लोगों में यदि बात करें, कि जो चेंज चाहते थे, ये चेंज चाहते थे, उनको कहा जाता है कि ये प्रो चेंज थे, परिवर्तनवादी थे, प्रो चेंज। और उस दूसरे जो लोग थे वो नो चेंज वाले थे, जो परिवर्तन नहीं चाहते थे। तो प्रो चेंज में कौन कौन से आते हैं? प्रो चेंज में चित्तरंजन दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, वो चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन नो चेंज में आ गए राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, सी राजागोपालाचारी। ये सब बहिष्कार करना चाहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, हमें जो है वो रचनात्मक कार्य और बहिष्कारों के पक्षधर होना चाहिए। तो नो चेंज में ये लोग आते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनका मेन उद्देश्य था काउंसिल में प्रवेश करना। बाकी जवाहरलाल नेहरू जो है वो नो चेंज में बात थे, उसी गुट के करीब आते थे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक, तो मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन में तो चित्तरंजन दास है नहीं, तो मोतीलाल नेहरू के साथ जाइए। ठीक है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग जो है, वो जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग जो है वो बनाई थी। तो वे जो है वो स्वराज पार्टी के जो है वो उससे किसी भी प्रकार से जुड़े हुए नहीं थे। तो जवाहरलाल नेहरू को आपको याद रखना है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग जो है वो बनाया गया था इनके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मिलकर। गांधी जी 1923 में जेल में थे। ठीक है, और अबुल कलाम जो आजाद है, 1923 का जो विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था उसके वो अध्यक्ष थे। और इन्होंने जो है वो स्वराज्यों का जो चुनाव लड़ने का जो अनुमति है वो इन्होंने दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। आगे बढ़ते हैं, उतना ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता है नहीं। हाँ, गया अधिवेशन के बारे में आप जान लो। गया अधिवेशन 1922 में होता है। 1922 दिसंबर में हो रहा है, कांग्रेस का गया अधिवेशन हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो सी आर दास ने की थी। और यहाँ पे काउंसिल प्रवेश का प्रस्ताव जो है वो रखा गया था, लेकिन मना कर दिया गया कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस्तीफा हो दे दिया उसके बाद इन लोगों ने। सी आर दास जो है वो उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी बनाने की घोषणा कर दी थी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी का प्रथम जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? तो इसका प्रथम सम्मेलन जो है वो इलाहाबाद में हुआ था। तो इलाहाबाद आपको याद रखना है, नॉट अहमदाबाद। गया अधिवेशन के बाद मोतीलाल नेहरू और सिया दास ने इलाहाबाद में बैठक की थी इसकी। और स्वराज पार्टी का संविधान और कार्यक्रम मार्च 1923 में इलाहाबाद में आयोजित प्रथम सम्मेलन में तय कर दिया गया था। और यही पर जो है वो पार्टी की औपचारिक जो रूपरेखा है, कैसे चलेगी, वो सब डिसाइड किया गया था। विठल भाई पटेल जो है वो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय स्पीकर जो बनते हैं, वो इसी जो पार्टी है उससे जुड़कर गए थे, विठल भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल मत जोड़िएगा, विठल भाई पटेल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था और विठल भाई पटेल स्पीकर बने थे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अहमदाबाद को मैं बता दूं तो ये सम्मेलन जो है वो 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था अहमदाबाद में। लाहौर में मैं बता दूं तो 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। लखनऊ में मैं बता दूं तो 1916 और 1936 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सही सुमेलित आपको करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, सही सुमेलित करना है। तो चंपारण सत्याग्रह की बात आ रही है, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो 1917 यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो पहले होगा। तो और डी तो है नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 तो सबसे पहले आएगा चौथे नंबर वाला, ये जो है वो 4 आएगा। तो ये खत्म, ये खत्म। उसके बाद अब चेंज कहाँ से आ रहा है? सी का 2 आ रहा है, तो सी देखो, खेड़ा। खेड़ा जो है वो कब हुआ था? तो खेड़ा जो है वो 1918 में हुआ था, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि 15 मार्च को हुआ था या फिर 22 मार्च को हुआ था। 15 मार्च को हुआ था या फिर 22 मार्च को हुआ था। तो जो खेड़ा अहमदाबाद का मिल आंदोलन था वो फरवरी मार्च में हुआ था। तो वैसा कोई फिक्स डेट है नहीं कि किस दिन हुआ था, तो फरवरी मार्च में हुआ था। तो आप जो विकल्प 1 है 15 मार्च, उसी को सही लेकर आप चलो। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही तो 22 मार्च आएगा ना। तो ये सी वाला जो ऑप्शन होगा ना, वो एक की ओर जब बढ़े। 21 जो खेड़ा जो विद्रोह है वो कब हुआ था? तो खेड़ा विद्रोह आप लेके चलो कि 15 मार्च 1918 को हुआ था। ठीक है, तो इस कारण से ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। ठीक है, तो ये याद आपको रखना है। ए का 4, बी का 1, सी का 3
और डी का 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर बनेगा। एग्जैक्ट मैं बता दूं तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में हुआ था, 17 अप्रैल 1917। तो ये तो आपको पता है। उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन की बात करें तो कोई एक फिक्स डेट इसके लिए नहीं है। 15 मार्च हम ऑप्शन के अनुसार लेके चल रहे हैं, लेकिन फरवरी मार्च 1918 में ये हुआ था। लेकिन ये याद रखिएगा कि पहले जो है वो चंपारण हुआ था, तब जाके अहमदाबाद हुआ था, तब जाके जो है वो खेड़ा आंदोलन हुआ था, तब जाके जो है वो खेड़ा आंदोलन जो है वो हुआ था। ये तीनों का क्रम ऐसे बनता है। तो खेड़ा हमेशा जो है वो ये फिक्स एकदम है कि मार्च में ही हुआ था। तो विकल्प में सबसे लेट जो मार्च है वो 22 मार्च को है। और अहमदाबाद जो है वो फरवरी मार्च में हुआ था, पहले हुआ था। और चंपारण तो 17 फिक्स है ही, तो कंफ्यूजन होगा नहीं। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, तो ये याद रखना है। आप तीनों को याद कैसे रख सकते हो, तो केक से याद रखो। केक से याद रख सकते हो। केक में सी में चंपारण हो गया, उसके बाद अहमदाबाद हो गया, तब के से हो गया जो के होता है उसको खेड़ा याद रख लो। तो ऐसे करके ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपको चूज करना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, इसको ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेशन भी पूछा गया था कमीशन के द्वारा। तो हिंदी जो है वो है सिंपल पास्ट टेंस का है, इसको चेंज करना है। तो चेंज करना है, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। तो ट्रांसलेशन भी तैयार रखिएगा, 5 हिंदी इंग्लिश मिला के पूछ देता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह कपड़े पहनने का निर्णय जो है वो लिया था। 1915 में जब वो लौटे थे, तो काठियावाड़ के जो किसान होते थे ना, उसी तरह के कपड़े पहनना इन्होंने डिसाइड किया था। तो ऑप्शन नंबर सी। प्रारंभिक जो गांधी जी की वेशभूषा होती थी, वो होती थी इंग्लैंड के जो लोग हैं उस तरह से उनकी वेशभूषा थी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका से जो वो लौट के वो आए 9 जनवरी 1915 को, सिंधवी कमेटी ने इस दिन जो है वो जो स्वदेशी दिवस शायद मनाने का स्टार्ट किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। प्रवासी भारतीय दिवस सिंधवी कमेटी ने बताया था। तो गुजरात का जो क्षेत्र था, वहां के जो काठियावाड़ी के किसान थे, उन्हीं तरह से इन्होंने कपड़ा पहनना स्टार्ट किया था। धोती कुर्ता, अंगरखा, काठियावाड़ी पगड़ी, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। ठीक है, बाद में 1921 में मदुरई जो तमिलनाडु है, वहां पे उन्होंने महसूस किया कि भारत के यदि गरीबों के पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है, तो उन्हें अपनी जो लंगोटी है वो वहीं पे धारण उन्होंने किया था। तो बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है वो यूपी पेट हुआ था ना, उसमें ये सवाल पूछा गया था, गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब स्टार्ट किया था। तो वो 1921 में स्टार्ट उन्होंने किया था लंगोटी पहनना। ठीक है, और फकीर की तरह तो अर्धनंगा फकीर इनको कहा जाता है ना, तो उसी पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। काठियावाड़ा के जो किसान थे उन्हीं को लेकर अंग्रेज बैरिस्टर जो बात करें तो उन्होंने लंदन और दक्षिण अफ्रीका के शुरुआती दिनों में इसी तरह से दिखते थे। और हिंदू संत के रूप में तो वो कभी दिखे ही हैं ही नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया, तो आखिर वो किसने क्यों क्यों उसने स्टार्ट किया था, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो नील बगान के बारे में, तो ये ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। बाकी यदि हम चंपारण सत्याग्रह की बात करें, तो चंपारण जो सत्याग्रह है वो बिहार का जो तिरहुत प्रमंडल है वहां पे ये सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया गया था 1917 में। इसका मेन जो रीजन था वो तिनकठिया सिस्टम था। तिनकठिया जो सिस्टम था, उस सिस्टम के कारण इसको स्टार्ट किया गया था। तिनकठिया पद्धति वो होता था कि कॉन्टेक्ट जो नील्हे होते थे ना, नील्हे बोलते हैं नील की खेती करवाने वाले जो लोग होते थे, तो वो कहते थे ना कि अ, यदि आपका 20 कट्ठे का खेत है, हमारे यहाँ कट्ठा चलता है ना, तो 20 कट्ठे का खेत यदि आपका है, तो उस 20 कट्ठे के खेत में आपको 3 कट्ठे पे जरूरी है कि आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। ये कैश क्रॉप है, इसको बेच दिया जाता है। और नील जो है ना, उसकी डिमांड थी अंग्रेजों को। इंग्लैंड में उसकी डिमांड थी, क्योंकि वहां पे कपड़े जो है वो उनको रंग करने का यही तरीका था, कोई सिंथेटिक कलर तो आया नहीं था। तो ये कांटेक्ट किया जाता था। और उसका जो 17 भाग बचा हुआ है ना, उस पे आप कुछ भी खेती कर लो, लेकिन 3 भाग पर 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। यह अनिवार्य था, नील्हों के द्वारा ये किया गया था। नील्हों मतलब जो
नील की खेती करवाने जो बने वाले जो या तो बोल लो जमींदार थे, ये सब थे, ठीक है। तो बाकी आगे हुआ क्या ना, हुआ ये कि जर्मनी में सिंथेटिक डाई का आविष्कार हो गया। अब इस कारण से नील की जो मांग है ना वो बहुत गिर गई। तो नील की मांग गिर गई, लेकिन फिर भी अंग्रेज जो है ना वो किसानों से नील की खेती से मुक्ति करने के बदले उन पर और ज्यादा जो है वो अवैध रूप से जो है वो टैक्स लगाते थे, और उन टैक्स को अलग नाम दिया जाता है। उन टैक्स को बोला जाता था तवान बोलते थे। उन टैक्स को तवान कहा जाता था, या फिर और जो है वो एक नाम दिया जाता है, सरा हबीसी वो कहा जाता है, सर हबीसी भी कहा जाता है, ठीक है। सर हबीसी भी कहा जाता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हुआ क्या आगे, बहुत ज्यादा पीड़ित थे लोग, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में जब हुआ तो वहां पे बिहार के एक नेता थे, चंपारण के एक किसान थे जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था। उन्होंने उनको कहा गया कि आप जो है वो गांधी जी से जाके मिलिए, और गांधी जी जो है वो उनको बोलिए कि आप जो है वो हमारे यहाँ आइए और इस आंदोलन का नेतृत्व करिए। तो गांधी जी से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने चंपारण आने का उन्हें न्योता दिया गया। तो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु के बाद ना एक अंग्रेज अधिकारी जो था, जिसको एमन अ, अंग्रेज अधिकारी एमन है, उसने कहा था ना कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। राजकुमार शुक्ल के लिए राजकुमार शुक्ल के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज जो एमन था, बस एमन याद रख लो, उसने कहा था कि एकलौता मर्द है चंपारण का, कौन, तो राजकुमार शुक्ल। गांधी जी अप्रैल 1917 में पटना और मुजफ्फरपुर होते हुए मोतिहारी जो है वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। पटना और मुजफ्फरपुर होते हुए तो कौन कौन से क्षेत्रों में जाते हैं, तो पटना जाते हैं, मुजफ्फरपुर जाते हैं, फिर चंपारण पहुंच जाते हैं वो। यहीं पे जो बतख मियाँ वाला कंसेप्ट भी आता है। बतख मियाँ जो है, पूछा गया है सवाल, वो अंग्रेज के द्वारा जहर देने को बोला गया था गांधी जी को। तो बतख मियाँ जो है वो वहाँ का खाना बनाता था, तो बतख मियाँ ने जहर नहीं दिया था, तो ये ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है। बाकी पूछा जाता है कि जो गांधी जी जो थे ना, उनको साथ किस किस ने दिया था, ठीक है। तो साथ इनका जो है वो चंपारण सत्याग्रह में दिया था राजेंद्र प्रसाद ने, जेबी कृपलानी ने, जो कि मुजफ्फरपुर के एक शिक्षक थे मुजफ्फरपुर कॉलेज में, बृजकिशोर प्रसाद ने दिया था, अनुग्रह नारायण सिंह ने दिया था, महादेवी देसाई ने दिया था, जो गांधी जी के निजी सचिव भी थे, महादेव देसाई। महादेव देसाई, महादेव देसाई जो है वो गांधी जी के निजी सचिव थे, ठीक है, निजी सचिव थे, याद रखिएगा। उसके बाद नरहरी पारिक हो गए, उसके बाद मजहर उल हक हो गए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गांधी जी ने पहली बार जो है वो यहाँ पे जो सविनय अवज्ञा है, वो भारत में पहली बार इस कंसेप्ट को उन्होंने यूज किया था। यहाँ पे चंपारण के जो जिला मजिस्ट्रेट थे, उसने कह दिया गांधी को कि जल्दी से जल्दी इस जिले को तुम छोड़ो, लेकिन गांधी ने आदेश को माना नहीं, ठीक है। और उसने कहा कि जो आपको करना है कर लीजिए, हम यहाँ पे सिविल डिसोबिडियंट है वो चलाएंगे। और पहला ये सफल जो है वो सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट भी रहा था। और यहाँ पे सरकार है, उसने जो है वो जांच कमेटी गठित की, जिसको कहा जाता है चंपारण एग्रेरियन कमेटी। चंपारण एग्रेरियन कमेटी जो है वो कहा जाता है। ये जो चंपारण एग्रेरियन कमेटी है वो 1917 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसके अध्यक्ष को कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे एफ जी स्ले। एफ जी स्ले या फिर स्लाई कह लो, एफ जी स्लाई। एफ जी स्लाई इसके अध्यक्ष थे, याद आपको रखना है। ये मध्य प्रदेश के आयुक्त होते थे। इसके सदस्यों में बात करें, मेंबर्स कौन कौन थे, तो मेंबर्स थे वो एलसी आर अदामी थे। एलसी अदामी इसके मेंबर थे। उसके साथ ही साथ कौन से, तो उसके साथ ही साथ हरिहर प्रसाद था, राजा हरिहर प्रसाद। तो हरिहर प्रसाद मेंबर था, पूछा गया है कई बार बीपीएससी में, इस बारे में पूछा गया है। उसके बाद जो है वो डीजे रीड था, डीजे रीड। उसके बाद जो है वो रैनी हो गया, रैनी हो गया। उसके बाद जो है वो महात्मा गांधी। तो गांधी तो कई बार पूछा गया है, उसके साथ ही साथ ये सब भी पूछा जाता है। एफजी स्लाई का भी पूछा गया है, हरिहर प्रसाद पूछा जा सकता है, डीजे रीडी, रैनी, अदामी, ये सब ध्यान आपको रखना है, ठीक है। इस कमेटी ने क्या फैसला लिया, इस कमेटी ने क्या निर्णय दिया, यहाँ पे अब सोचते हैं। इस कमेटी ने जो तिनकटिया सिस्टम है ना, इस तिनकटिया सिस्टम को समाप्त कर दिया। उसके बाद जो अंग्रेज द्वारा जो अवैध वसूली होता था ना, तो अवैध वसूली का जो पैसा है, उस 25% जो है वो किसानों को दे दिया गया। 25% जो है वो रिफंड कर दिया गया, ठीक है।
25% रिफंड करने पर जो है वो सहमति बन गई। उसके बाद एक एक्ट आया, उस एक्ट को बोला गया चंपारण कृषि अधिनियम। चंपारण कृषि एग्रीरियन, चंपारण एग्रीरियन एग्रीरियन एक्ट बोलते हैं। ये एक्ट आया कब? तो ये एक्ट 1918 में आया। सवाल पूछा गया है। महात्मा की उपाधि जो है वो गांधी को कब मिली थी? तो महात्मा को उपाधि गांधी को चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने गांधी जी को पहली बार महात्मा करके बुलाया था। ठीक है। उसके बाद इस जो आंदोलन है, इस आंदोलन का किसी ने विरोध तो किया था। क्या वो आपको ये नाम पता है? तो इसको विरोध किया था एनजी रंगा ने। एनजी रंगा ने इस जो आंदोलन है उसका विरोध किया था। चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन है उसका विरोध किया था। क्यों? क्योंकि वो जो थे ना, वो मध्यम वर्गीय नेतृत्व मानते थे। उनका कहना था मध्यम वर्गीय नेतृत्व वाला, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने इनका समर्थन किया था। बतक मियां वाला मैंने बताया कि यह एक रसोइया था जिसने अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी के दूध में जहर मिलाने की जो साजिश की गई थी उससे गांधी जी को बचाया था। क्योंकि ये जो है वो उन्होंने जो बतक मियां जो है, बतक मियां ने जो है वो नहीं मिलाया था जो है वो जहर। ठीक है। हम बात करें कि यह जो है वो भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह रहा है, क्योंकि इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह कर रहे थे। तो तिनकठिया के अलावा जो जो सहरबेसी जो पद्धति था, यहाँ पे जो मैंने लिखा है सहरबेसी, बेसी जो पद्धति था, लकान वृद्धि जो किया गया था, तवान जो था, एक मुश्त मुआवजा जो दिया जाता था, ये सब जो है वो खत्म कर दिया गया। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमने जितना भी चीजें था मैंने बता दिया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ में सफल आंदोलन, जो सफल सत्याग्रह था, वो कौन सा था? तो अभी बताया मैंने, चंपारण का सत्याग्रह था। नेक्स्ट सवाल है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि अहमदाबाद, मैच करना है आपको, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? तो अहमदाबाद जो मिल हड़ताल हुआ था वो फेब या फिर मार्च 1918 आप रखो इसको। ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह जो है वो मार्च 1918 रखो आप इसको। ठीक है। आप अहमदाबाद और खेड़ा हो गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 रखो, और चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1918 रखो। ठीक है। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल सबसे पहला है, तो ए का क्या हो जाएगा? तो ए का आप जो है वो डी से लेके चलो, ए का डी लेके चलो, इसको फैब मानो, तो ए का डी। ठीक है। ए का अहमदाबाद, डी नहीं, इसको बी लेके चलो आप। ठीक है। इसके लिए बी लेके चलो, बी लेके चलो खेड़ा के लिए, इसके लिए अहमदाबाद के लिए, और बी मतलब मार्च, फेब या मार्च है, तो इसका बी यदि होगा तो यही ऑप्शन बचेगा। अब देखो इसके अनुसार सब फिट बैठता है या नहीं बैठता है। तो खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन जो है वो बी का 1 आ रहा है, तो बी का 1 फिट बैठ ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन सारे गलत दिख रहे हैं हमको। जैसे हम 3 के साथ लेके चलते हैं, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये वाला गलत, ये वाला गलत। ठीक है। डी का 4 होगा, डी का 4 होगा, तो डी का चंपारण सत्याग्रह है, तो डी का 4 कभी हो सकता है? डी का 4 कभी हो सकता है? नहीं, 1917 होगा। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे गलत दिए गए हैं। तो ये रहा पार्ट नंबर 3, जहां पे हमने काफी डिटेल से जितने भी क्वेश्चन थे 150 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर लिया। अगला जो होगा वो 151 से लेकर 200 तक डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूं।